स्क्रीन पर फरहाद अली तैमूर नजर आने लगा। वो मैं नहीं था, मेरी डमी थी। थोड़ी देर पहले सोनिया की भी डमी स्क्रीन पर बोल रही थी। मैं और सोनिया मारिया के साथ एक बेडरूम में बैठे वो प्रोग्राम देख रहे थे। नुमाइंदे ने पूछा, मिस्टर फरहाद, मिशिगन झील में जो कुछ हुआ उसके मुतल्लिक आपका क्या ख्याल है? जब तक डमी सोनिया स्क्रीन पर बोलती रही, मैं उसके दिमाग में मौजूद रहा ताकि वो कोई गलती ना करे। अब मैंने डमी के जरिए जवाब दिया, ये जो कुछ हुआ इसमें अमेरिका की नाजायज औलाद इसराइल का हाथ है। ये यहूदी नहीं चाहते कि ट्रांसफॉर्मर मशीन रहे और टेलीपैथी जानने वाले पैदा हों। अगर हों तो यहूदियों को भी इल्म दिया जाए। जब उनका ये मुतालबा पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने अमेरिका के 3 टेलीपैथी जानने वालों को अगवा कर लिया। नुमाइंदे ने कहा, अमरीकी नुमाइंदों ने कभी किसी के अगवा का इतराफ़ नहीं किया और ना ही करेंगे। मशीन की तबाही का इल्ज़ाम भी उन्हें नहीं देंगे, लेकिन मेरी सच बयानी कायम रहेगी। झूठा आदमी फांसी के तख्ते पर भी झूठ बोलता है, लेकिन दिल ही दिल में अपने झूठ को मानता है। इसी तरह अमरीकी हुक्काम मेरे सच का एतराफ़ ना करें, लेकिन अपने झूठ को दिल से तस्लीम कर रहे हैं। सीधी सी बात है, जब हमने ये वारदात नहीं की है तो वारदात वही करेंगे जो अपने मोहसिन के एहसानात को भूलकर उनके 3 टेलीपैथी जानने वालों को अगवा कर चुकी हैं। फिर मेरी डमी ने मुस्कुराकर कहा, आस्तीन में सांप पालने का यही नुकसान है। पालने वाले ये शिकायत नहीं कर सकता कि सांप उसे डस रहा है। इन लम्हात में अमेरिका के आला हुक्काम और दूसरे काबरीन मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं और मैं उन्हें ना देखते हुए भी उनकी मजबूरियां देख रहा हूं। डमी ने फिर मुस्कुराकर कहा, उनकी मजबूरियां ये हैं कि उन्होंने इस्लामी ममालिक के दरमियान इसराइल को दहशत बनाकर कायम किया है। मुसलमान हुक्मरान इसराइल के खौफ से अमेरिका की गोद में पनाह लेती हैं और इस सुपर पावर को पूरी इस्लामी दुनिया पर मुसल्लत करती हैं। चूंकि इसराइल उनके लिए बहुत बड़ा सियासी रोल अदा कर रहा है, इसलिए वो यहूदियों से नाराज़ नहीं होती हैं, उनकी खताएं मुआफ़ कर देती हैं। दुनिया देखेगी कि ट्रांसफॉर्मर मशीन को तबाह करने वाली खता भी मुआफ़ कर दी जाएगी। इजलास में खलबली सी पैदा हो गई। यहूदियों ने मशीन को तबाह नहीं किया था, वो किसी पर इस तबाही का इल्ज़ाम नहीं रख सकते थे, लेकिन मैंने यकीन की हद तक ये शुबा पैदा कर दिया कि ये इसराइल की कारिस्तानी है। स्क्रीन पर डमी ने कहा, मैंने एक हक बात कह दी है। अब अमरीकी हुक्काम को इस सिलसिले में ज़ुबान खोलना चाहिए। अगर वो मुजरिम की तरफ उंगली नहीं उठाएंगे और ख्वामखा हमारे पीछे पड़ जाएंगे तो फिर हमें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए खुद ही इसराइल को बेनकाब करना पड़ेगा। फिर मैंने डमी के जरिए नुमाइंदे से कहा, आप हमसे सवालात करते जा रहे हैं, एक मेरे सवाल का जवाब देना पसंद करेंगे? बेशक, आप सवाल करें। कोई भी सानिया हो या वारदात हो, आप इसे फ़ौरन स्क्रीन पर पेश कर देती हैं। इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मर मशीन तबाह की गई, सैकड़ों फौजी मारे गए, लेकिन इस सिलसिले की एक तस्वीर भी बैनुल-अक़वामी राब्ते के जरिए पेश नहीं की गई। मिशिगन झील के मनाजिर को दुनिया के सामने क्यों पेश नहीं किया जा रहा? नुमाइंदे ने कहा, हम जल्द ही वहां की तबाही के मनाजिर पेश करेंगे। आप जल्द ही पेश करने का दावा कर रहे हैं, जबकि तबाही को 12 घंटे गुजर गए हैं। प्लीज़ आप वजाहत करें, देर क्यों हो रही है? जाए वारदात पर वहां के जासूस और फौजी अफसरान मौजूद हैं। आला हुक्काम अहम इजलास में मसरूफ़ हैं। इजलास के बाद हमें मिशिगन झील की फिल्मी रिपोर्ट पेश करने की इजाज़त दी जाएगी। आपको पता है कि मैं टेलीपैथी जानता हूँ। फरहाद साहिब, आपकी ख्याल ख्वानी को सारी दुनिया जानती है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि मैं उस फौजी अफसर के दिमाग में आता जाता हूँ जो सुबह से मिशिगन झील के खंडर में अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं। वहाँ वो लोग ऐसे तमाम सबूत मिटा रहे हैं जो इसराइल के खिलाफ हैं। इजलास में बैठे हुए काला अफसर ने मेज़ पर हाथ मारकर कहा, यह झूठा और मक्कार है। वहाँ किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और यह हमें इल्ज़ाम दे रहा है कि हम सबूत मिटा रहे हैं। नुमाइंदे ने डबी फरहाद से पूछा, आप उस अफसर के दिमाग में रहकर उन्हें सबूत मिटाने से क्यों नहीं रोक रही है? वहाँ बाकी तमाम अफसरान योगा के माहिर हैं, मैं किसी के दिमाग में जा नहीं सकता और एक अफसर के जरिए उन्हें ऐसी हरकतों से बाज नहीं रख सकता। फिर मैंने डमी सोनिया के जरिए कहा, इतने बड़े और बाएतमाद बैनुल-अक़वामी नशरियाती राब्ते के इदारे को मिशिगन झील की तरफ जाने से रोक दिया गया है। जब वहाँ कुछ बाकी नहीं रहा है, फिर क्यों अब तक उसे रोका गया है? लोग मशीन का मातम कर रहे हैं या अंदर ही अंदर साजिश तैयार कर रहे हैं? किसी और का जुर्म किसी और के सर थोपना चाहते हैं। एक आला हकीम ने कहा, हमने सोचा था आपस में अच्छी तरह मशवरे करने के बाद अखबारात में बयान देंगे, लेकिन हमारे बयानात से पहले सोनिया और फरहाद हमारी पोजीशन कमज़ोर बना चुके हैं। अब हम इनके खिलाफ और इसराइल की हमायत में कुछ भी कहेंगे तो काबिल कबूल ना होगा। एक ने कहा, क्या हम कह सकते हैं कि मशीन को तबाह करने वालों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला? दूसरे ने कहा, नहीं, हम ये कहेंगे तो सोनिया और फरहाद की बात दुरुस्त समझी जाएगी कि इसराइल के खिलाफ सबूत मिटा दिए गए हैं। अगर हम कसम खाएंगे कि सबूत नहीं मिटाए गए हैं तो सवाल किया जाएगा, हमने सुबह से शाम तक किसी को जाए वारदात की तरफ जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी? वहाँ हम क्या साजिश कर रहे हैं? एक आला हाकिम ने कहा, आप लोग बाद में तबसरे करें, प्लीज़ अभी उनकी गुफ्तगू तवज्जो से सुनने और समझने की कोशिश करें। नुमाइंदा डमी फरहाद से कह रहा था, हम अभी मिशिगन झील के मनाजर पेश करेंगे और वहाँ के जिम्मेदार अफराद स्क्रीन पर आकर बयानात देंगे।
फिलहाल आपसे एक सवाल है। वहां करोड़ों डॉलर का नुकसान हो चुका है, सैकड़ों फौजी मारे गए हैं। क्या इसके बाद भी आपका चैलेंज बरकरार रहेगा? जी हाँ, ये इंतकाम हमने नहीं लिया है। हमारी इंतकामी कार्रवाई का चैलेंज बरकरार रहेगा। अलबत्ता ये मौजूदा तबाही देखकर हम उनसे हमदर्दी करते हुए अपने इरादे में जरा सी लचक पैदा कर सकते हैं। अगर वो जुर्माने की रकम 50 लाख डॉलर अदा कर दें तो हम इंतकामी कार्रवाई का इरादा तर्क कर देंगे। इजलास में बैठे हुए लोग झुंझला के गालियां बकने लगे। एक ने कहा, इसमें कोई शुबा नहीं कि इन्हीं कमबख्तों ने मशीन को तबाह किया है। दूसरे ने कहा, इनका 50 लाख डॉलर का मुतालबा जाहिर करता है कि अदम अदायगी की सूरत में ये हम पर फिर तबाही लाएंगे। यह सोचकर शर्म आती है कि हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमें इनके खिलाफ कुछ ऐसे हालात पैदा करने होंगे कि इनका जीना दोभर हो जाए। इन्हें इस जमीन पर कहीं सुकून ना मिले। वो सोना चाहें तो दहशत से नींद उड़ जाए, वो खाना चाहें तो हर लुकमा पत्थर लगे, वो भूखे प्यास से दिन रात जागते जागते खुद ही मर जाएं। हमें प्लान मेकर्स की एक टीम कायम करना चाहिए। यह मनसूबाबाज ऐसी ऐसी तदाबीर सोचेंगे जिन पर अमल करने से सोनिया और फरहाद को अपनी जिंदगी मौत से बदतर लगे। हाँ, ऐसा कुछ करना होगा। ये लोग गले में हड्डी की तरह अटक गए हैं, ऐसी हड्डियों को निकालना ही होगा। मार्शल ने कहा, हमने चंद अहम मंसूबे तैयार किए हैं, अब उन पर कामयाबी से अमल करने का जायजा लिया जा रहा है। एक ने कहा, वो मंसूबे के हैं? सॉरी, अब हम जो कुछ भी करने वाले हैं उसे इतनी राजदारी से करेंगे कि हमारे ही दरमियान एक की बात दूसरे को मालूम नहीं होगी। एक आला हाकिम ने कहा, अब हमें इजलास बर्खास्त करना चाहिए। बाहर बैनुल अक़वामी नशरियाती राब्ते का अमला हमारा मुंतज़िर है। वह सब अपनी जगह से उठकर हॉल से बाहर आने लगे। बाहर अखबारात के रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स की भीड़ लगी हुई थी। सबके सब इन हुक्काम और हुकूमत के दूसरे अहदेदारों की तरफ दौड़ पड़े। उनसे तरह तरह के सवालात करने लगे। दूसरे हॉल में बैनुल अक़वामी नशरियाती राब्ते का अमला कैमरों और साउंड रिकॉर्डर के साथ तैयार था। मार्शल डी मोरा ने उनसे कहा, अपनी दूसरी टीम से कह दो वो मिशिगन झील की फिल्मी रिपोर्ट स्क्रीन पर पेश कर सकते हैं और हमसे भी इंटरव्यू कर सकते हैं। हॉल में शूटिंग लाइट्स रोशन हो गईं, कैमरे ऑन हो गए। नुमाइंदे ने स्क्रीन पर आकर कहा, नाजरीन, कुफर टूटा खुदा खुदा करके आखिर हमें मिशिगन झील की रिपोर्ट पेश करने की इजाज़त मिल गई है। आप चंद मिनटों में वहां की तबाही के मनाजिर देखेंगे। उस वक्त तक हम मार्शल डी मोरा को पेश करते हैं। फिर स्क्रीन पर मार्शल नजर आया। नुमाइंदे ने उससे पूछा, आप ट्रांसफार्मर मशीन की तबाही के मुताल्लिक कुछ कहना चाहेंगे? वो बोला, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, सोनिया और फरहाद की गुफ्तगू सुन रहा था। वो ख्वामखा में इल्ज़ाम दे रहे हैं कि हम इसराइल की पुश्तपनाही कर रहे हैं और यहूदियों को मुजरिम साबित करने के जो सबूत हमें मिल रहे हैं उन्हें हम ज़ाया कर रहे हैं। यह महज एक अंदाज़ा है और अंदाजे अक्सर गलत होते हैं। नुमाइंदे ने पूछा, क्या आपने जाए वारदात पर किसी के खिलाफ सबूत हासिल किया है? मार्शल ने कहा, सबसे पहले तो सोनिया और फरहाद को खुश होना चाहिए कि हम उन्हें इल्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। आप किसी को इल्ज़ाम तो देंगे, कोई तो मुजरिम होगा। वो मुस्कुराया, फिर बोला, मैं जो कुछ कहने वाला हूं उस पर शायद ही कोई यकीन करे, लेकिन सच फिर सच है। जल्द या बदेर सच्चाई का यकीन हो जाता है। और सच यह है कि ट्रांसफार्मर मशीन को हमने खुद तबाह किया है। उसकी ये बात चौंका देने वाली थी। नुमाइंदे ने हैरानी से पूछा, क्या वाकई आपने इसे तबाह किया है, मगर क्यों? मार्शल डी मोरा ने बड़े ठहरे हुए अंदाज में कहा, हमें रफ्ता रफ्ता यह तजुर्बा हुआ कि मशीन के जरिए जो टेलीपैथी जानने वाले पैदा किए जा रहे हैं उनमें कुछ दिमागी खराबियां पैदा हो जाती हैं। वो अगरचे ख्याल ख्वानी करने लगते हैं लेकिन अमली ज़िंदगी में नाअहल और नाकारा साबित होती हैं। हमने माजी में दर्जनों ख्याल ख्वानी करने वाले पैदा किए। उनमें से बेशतर अपनी कम अक्ली और कमजोरी के बायस मारे गए या दुश्मनों के हाथ लग गए। नुमाइंदे ने पूछा, क्या ऐसा मशीन की खराबी के बायस होता रहा? वो खराबी हमारे इंजीनियर्स की समझ में नहीं आई। तजुर्बाकार माहिरीन ने इस मशीन में ज़रूरी तब्दीलियां की, फिर भी बात न बनी। आखिर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जो मशीन हमें मुसलसल नुकसान पहुंचा रही है उसे हमेशा के लिए नाबूद कर दिया जाए। इसका मतलब है आप दूसरी मशीन तैयार नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं। हम अमन और सलामती के अलमबरदार हैं। इस मशीन से दोस्त और अमन पसंद टेलीपैथी जाने वाले पैदा करना चाहते थे। जब हमने देखा कि ऐसे टेलीपैथी जाने वालों से दुनिया वालों को नुकसान पहुंच रहा है तो हमने करोड़ों डॉलर की परवाह नहीं की और उसे तबाह कर दिया। हम दोस्ती और मोहब्बत के अलमबरदार हैं। फरहाद अली तैमूर की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाती हैं। हमारी दोस्ती और नेक नियति का सबूत यह है कि आइंदा फरहाद के मुकाबले में हमारे मुल्क से कोई टेलीपैथी जाने वाला पैदा नहीं होगा। मैं, सोनिया और मारिया स्क्रीन पर मार्शल को देख रहे थे। सोनिया ने कहा, यह मार्शल हमारे मुकाबले में ज़बरदस्त बयान दे रहा है। इसने यह कहकर सारा झगड़ा खत्म कर दिया कि उन्होंने खुद मशीन तबाह की है। यह दुनिया को दिखाने के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। इसका मुंह तोड़ जवाब उसे मिलना चाहिए। उधर स्क्रीन पर मार्शल डी मोरा कह रहा था, अभी मिस्टर फरहाद ने दुनिया वालों के सामने मशीन की तबाही पर हमसे हमदर्दी जताई है और अपने किए हुए चैलेंज में ज़रा लचक पैदा करते हुए कहा है कि हम जुर्माने के तौर पर 50 लाख डॉलर अदा करें तो वो इंतकामी कार्रवाई नहीं करेगा। नाजरीन, हमें फरहाद की ऐसी बातों से तकलीफ पहुंचती है। जब हमने कोई जुर्म नहीं किया है तो किस बात का जुर्माना अदा करें? अगर फरहाद ज़रूरतमंद है तो दोस्त बनकर करोड़ों डॉलर हमसे कर्ज ले सकता है,
वो हमारे सामने हाथ फैलाए, हम अभी उसे $50 लाख देंगे, लेकिन जुर्माने के नाम पर ख्वामख्वाह मुजरिम बनकर एक तिनका भी नहीं देंगे। मार्शल इतना कहते ही अचानक जोर से चीख मारकर उछल पड़ा, फिर फर्श पर गिरकर दोनों हाथों से सर को थामकर तड़पने लगा। कहने लगा, नहीं फरहाद नहीं, मेरे दिमाग में जलजला पैदा ना करो। तुम मुझे दिमागी तकलीफ में मुब्तला करके $50 लाख वसूल नहीं कर सकोगे। वीडियो रिपोर्ट पेश करने वाले कैमरे उसे फर्श पर तड़पते हुए दिखा रहे थे। दो अफराद उसे सहारा देकर उठाना चाहते थे। वह तकलीफ से कराते हुए कह रहा था, फरहाद तुम्हें खुदा का वास्ता इंसान बनो, हम दोस्ती करना चाहते हैं और तुम दुश्मनी कर रहे हो। क्या यही तुम्हारी शराफत और इंसानियत है? मैं और सोनिया सोफों पर सीधे होकर बैठ गए थे और हैरानी से यह तमाशा देख रहे थे। सोनिया ने कहा, हो सकता है कोई दुश्मन फरहाद बनकर उसके जहन में जलजला पैदा कर रो। मैंने कहा, और वह दुश्मन कोई इसराइली टेलीपैथी जानने वाला होगा, मैं अभी मालूम करता हूँ। मैंने ख्याल खोने की परवाज की, मार्शल के दिमाग तक पहुंचना चाहा। मार्शल ने सांस रोक ली। तब फ्रॉड का पता चला। जिसके दिमाग में जलजला पैदा हो जाए वो सांस रोकने के काबिल नहीं रहता, जबकि वो योगा के जरिए दिमाग के दरवाजे बंद कर रहा था। मैंने सोनिया के पास दिमागी तौर पर हाजिर होकर कहा, यह ड्रामा कर रहा है, किसी ने इसे दिमागी तकलीफ नहीं पहुंचाई है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, सांस रोकने की सलाहियत बरकरार है। कम वक्त दुनिया वालों को समझा रहे कि मैं इस जैसे दोस्ती करने वाले से कैसी खुली दुश्मनी कर रहा हूँ। वो बोली, फरहाद इसे सबक सिखाओ, मैं अभी इसके होश उड़ाता हूँ। मैं मार्शल के दिमाग में नहीं जा सकता था, इसलिए नुमाइंदे के अंदर आ गया। दो अफराद उसे सहारा देकर उठा चुके थे। उसने एक बार फिर जोर की चीख मारी, जैसे दूसरी बार उसके अंदर जलजला पैदा किया गया हो। इसके साथ ही वो दोनों अफराद की गिरफ्त से निकलकर फिर फर्श पर गिर पड़ा। उसकी यह हालत देखकर दुनिया वाले यकीनन मुझे गालियां दे रहे होंगे। वह नुमाइंदा मेरी मर्जी के मुताबिक मार्शल पर झुक गया, फिर उसके चेहरे को दोनों हाथों से थामकर उसके मुंह पर थूक दिया। मुंह पर थूक क्या पड़ा, जैसे जूता पड़ा। जूता भी बर्दाश्त हो जाता है, थूक बर्दाश्त नहीं होता। वो गुस्से की शिद्दत से उछलकर खड़ा हो गया। तौहीन के एहसास ने दिमाग में अंगारे भर दिए थे। उसने नुमाइंदे को मारना शुरू कर दिया। सुअर के बच्चे, तुम्हारी इतनी जुर्रत, जानते हो मैं कौन हूं? मैं फौज का वो अफसर हूं जिससे कोई आंख मिलाकर बातें करने की जरूरत नहीं करता। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने नुमाइंदे की जुबान से पूछा, क्या सर की तकलीफ खत्म हो गई? जो ड्रामा कर रहे थे वो इख्तिताम को पहुंच गया? मार्शल उसे मारते मारते एकदम से रुक गया। उसे गलती का एहसास हुआ कि निहायत ही अहम ड्रामे को भूलकर अपनी जाती तौहीन पर भड़क गया था। नुमाइंदे ने पूछा, जब तुम योगा के माहिर हो तो भला फरहाद तुम्हारे दिमाग में कैसे आएगा? अगर किसी तरह आया था और जलजला पहुंचा रहा था तो तुम अचानक नॉर्मल कैसे हो गए? जबकि एक बार दिमाग में जलजला पैदा हो तो आदमी के अंदर उठने और बोलने की भी शक्कत नहीं रहती। तुम कितने भोंडे अंदाज में फरहाद को बदनाम कर रहे थे। मार्शल बौखलाकर लाइट्स और कैमरों को घूम घूम कर देख रहा था और समझ रहा था कि फ्रॉड खुल गया है। चंद आला हुकाम और फौजी अफसरान कैमरों के पीछे से उसे घूर रहे थे। नुमाइंदे ने कहा, मार्शल तुम बहुत ऊंचा ओहदा रखते हो, मुझे गोली मार सकते हो, लेकिन तुमने फरहाद के खिलाफ जो फ्रॉड किया उसे सारी दुनिया देख चुकी है और झूठ और सच को समझ चुकी है। एक फौजी अफसर ने कहा, लाइट्स ऑफ करो, कैमरा बंद करो। कैमरों के शटर बंद हो गए। मार्शल दुनिया वालों की नजरों से ओझल हो गया, लेकिन स्क्रीन पर जो सच आ चुका था वो सच्चाई ओझल नहीं हो सकती। उसने अपनी दानिस्त में बड़ी दानाई से सोचा था कि मशीन की तबाही का इल्जाम हम पर आयद नहीं कर सकता, लेकिन स्क्रीन पर एक ड्रामा प्ले करके मुझे जालिम दुश्मन साबित कर सकता है, और वैसा करने में बड़ी हद तक कामयाब हो चुका था। लेकिन मैंने बर वक्त उस पर एक नफ्सियाती हमला करके उसकी खोपड़ी उलट दी। आला हुकाम और फौजी अफसरान ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसे गुस्से से देखने लगे। मुशीर खास हॉली मैन ने पूछा, ये तुमने क्या किया? अपनी हरकतों से हुकूमत को और अमरीकी कौम को बदनाम कर दिया। यह साबित कर दिया कि हम दिखावे की दोस्ती करते हैं और दोस्ती करने वाले फरहाद को बदनाम करते हैं। एक आला हाकिम ने कहा, तुम्हारी हरकतों से फरहाद की मजलूमियत और हमारा फ्रॉड जाहिर हो गया है। फरहाद को पहले से ज्यादा दुनिया वालों की हमदर्दी और हमायत हासिल हो गई है। मार्शल ने माजरत चाहते हुए कहा, मुझे अफसोस है, मैंने सोचा था कि। हॉली मैन ने कहा, तुमने जो भी सोचा इसके लिए हमसे मशवरा नहीं किया, खुद को दानिशमंद समझकर अमल किया और सारी दुनिया के सामने हमारा सर झुका दिया। एक और मुशीर ने कहा, ट्रांसफार्मर मशीन की तबाही से हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना कि तुमने अपनी हमाकतों से पहुंचाया है। एक आला हाकिम ने पूछा, बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? मार्शल ने फौजी अफसरान पर एक नजर डाली, फिर कहा, हुकूमत के अहम राजों को जानने वाले अफसरान से कोई बड़ी गलती हो जाए तो उन्हें उम्र कैद या सजाए मौत दी जाती है। चूंकि मैं गद्दार नहीं हूं, महज खताबार हूं, लिहाजा मुझे उम्र कैद की सजा दे दी जाए। एक आला फौजी अफसर ने मुसल्ला जवानों को इशारा किया। वह जवान मार्शल डिमोरा को गन पॉइंट पर वहां से ले गए। झूठ पकड़ा नहीं जाता, लेकिन आपकी हाजिर दिमागी हो तो वही झूठ चश्मे जदन में दुश्मन के लिए मौत की लकीर बन जाता है। मरीना का दिल टूट गया था, फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं थी कि वो बार बार समझाने के बावजूद गलतियां करती रही है। अक्सर खुदगर्जी का मुजाहरा कर चुकी है और उसकी इसी रविश ने पारस को उसे दूर कर दिया है। पारस के मुत्तलिक अब भी उसकी राय यही थी कि वो हर जाई है। उससे दिल भर गया इसलिए किसी नए फूल पर मंडलाने गया है। उसने सोचा, यह मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी गलती है।
कि मैं एक मुसलमान को अपना सब कुछ दे बैठी। अब मैं कान पकड़ती हूँ। उसने अपने कानों को हाथ लगाकर फैसला किया कि वो पहले जैसी मरीना बन जाएगी, जो तन्हा अपने मसाइल हल करती थी और अपनी जहानत से दुश्मनों को पै दर पै शिकस्त देती चली जाती थी। पारस ने उसकी जिंदगी में घुसकर उसे अंदर तक खोखला कर दिया था। वो कसम खा रही थी कि उसने अपने अंदर पारस को मार डाला है। एक सहारा छूट जाए तो मोहब्बत के दूसरे सहारे मिल जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि मर्द का सहारा हो। किसी भी मर्द की जरूरत पर वो मिट्टी डाल चुकी थी। अब उसे मोहब्बत ही सिर्फ अपने मुल्क से और सिर्फ अपनी कौम से। इस मुल्क के हुकाम और दूसरे काबरीन उससे नाराज थे। ब्रेन मास्टर, ब्लैक सीक्रेट्स और साबका जनरल ने उसे फरहाद की फैमिली के साथ खूब बदनाम किया था। उसकी हुब्बल वतनी को मशकूक बना दिया था। उनके दिलों में एतमाद बहाल करने के लिए उसने एक तदबीर सोची कि वहां के एक हाकिम और आला फौजी अफसरान को रफ्ता रफ्ता अपने एतमाद में लेती रहे। यूं अपनों में अच्छी तरह जगह बनाने के बाद उसे तन्हाई का एहसास नहीं रहेगा। फिर वो पारस की दोस्ती और फरहाद की फैमिली से रिश्तेदारी पर लानत भेजती रहेगी। उसने अपने तौर पर एक प्लानिंग की। एक ऐसी हसीन और जवान लड़की को ट्रैप किया जो कद और जसामत में उसके बराबर थी और उसका आगे पीछे कोई नहीं था। उसने पहले तो उसके मुतल्लिक तमाम मालूमात हासिल की, फिर उस पर तनवीमी अमल करके उसे मुकम्मल तौर पर मरीना बना दिया। उसे अपनी हमशक्ल बनाना जरूरी नहीं था, क्योंकि वो खुद अपनी असली शक्ल में नहीं रहती थी। एक फर्जी नाम से वहां रहती थी। जिस लड़की को अपनी डमी बनाया था उसका नाम क्रिस्टी विल्सन था। अब कभी वो पकड़ी जाती तो खुद को मरीना के तौर पर तस्लीम करती, लेकिन उसके दिमाग को इतना हसास बना दिया कि वो पराई सोच की लहरों को महसूस करने लगी थी। सिर्फ मरीना को अपने दिमाग में महसूस नहीं कर सकती थी। वह तनवीमी अमल के बाद अपनी पिछली जिंदगी भूल गई थी। अब देखना था कि वो नई जिंदगी कैसे गुजारेगी। मरीना आजमाइश के तौर पर ख्याल ख्वानी के जरिए उसके अंदर आई। वो उसे महसूस न कर सकी। उसने उसके अंदर सवाल पैदा किया, मैं कौन हूँ? क्रिस्टी ने जवाब दिया, मैं एक तन्हा लड़की हूँ, मेरा नाम मरीना है। मैं साबका जनरल की भतीजी हूँ। जनरल ने मुझे एक बाप की मोहब्बत दी, मेरी परवरिश की, मुझे आला तालीम और तरबियत दी और ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए टेलीपैथी कलम दिया। वह डमी उम्दा हाफजे के साथ मरीना की जिंदगी के छोटे बड़े वाकयात बयान कर रही थी। मरीना उसके दिमाग से निकल आई। फिर उसने पराई सोच का लहजा इख्तियार करके ख्याल ख्वानी की परवाज की। उसके दिमाग में पहुंचना चाहा तो उसने सांस रोक ली। यह साबित हो गया कि वह मरीना की मुकम्मल डमी बन चुकी है। आइंदा कोई उस पर शुबा नहीं कर सकता था। वो इधर से मुतमईन होकर एक आला हाकिम के पास पहुंची। वो योगा का माहिर नहीं था, उसे महसूस न कर सका। मरीना ने कहा, सर मैं आपकी एक कनीज मरीना बोल रही हूं। वह चौंक गया, उसे यकीन नहीं आ रहा था। मरीना ने कहा, आपकी बेयकीनी के बावजूद मैं मरीना हूं, आप हैराना हूं। वो बोला, अगर तुम हो तो रास्ता कैसे भूल गई हो, मेरे दिमाग में क्यों आई हो? मैंने फैसला किया है कि ऐसे ज़हीन अफराद के पास बारी बारी जाऊंगी जो अपने मुल्क और कौम से मोहब्बत करती हैं और ये समझने की अकल रखते हैं कि हम सब फरहाद के मुकाबले में हमेशा नाकाम क्यों होते रहते हैं। तुम्हारी जैसी ज़हीन लड़की फरहाद के हाथों में खिलौना बन जाए तो नाकामी मुकद्दर बनती रहेगी। मैं यही गलत फहमी दूर करना चाहती हूँ। अगर मैं फरहाद के हाथों में कठपुतली होती तो आपके पास ना आती। माजी में ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट्स वगैरह ने मुझे फरहाद की फैमिली से मंसूब करके आप लोगों को मेरे खिलाफ भड़का दिया है। मैं कैसे यकीन करूं कि तुम फरहाद के अलाकार बनकर नहीं आई हो? आपको रफ्ता रफ्ता यकीन दिलाऊंगी। पहले आप मुझ पर पूरी तरह एतमाद ना करें। मैं आप जैसे तजुर्बाकार बुजुर्गों के साय में रहकर काम करना चाहती हूँ। खुद को आपके सामने पेश करने को तैयार हूँ। सिर्फ आपको ये यकीन दिलाना होगा कि मार्शल डिमोरा और जॉन लमोडा वगैरह मुझे गिरफ्तार नहीं करेंगे। मार्शल डिमोरा की परवाह न करो, तुम उससे दूर रहोगी। मैं चंद हुक्काम और फौजी अफसरान के नाम बताता हूँ, तुम उन्हें भी अपने एतमाद में लो। फिर हम सब मिलकर सोचेंगे कि तुम्हें किस तरह तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है। वो एक आला फौजी अफसर के दिमाग में आई। उसे मुखातिब किया तो वो भी हैरान हुआ। मरीना, तो मेरे पास आई हो, यकीन नहीं आ रहा। मैं गुजरा हुआ वक्त नहीं हूं कि वापस ना आ सकूं। मैं दूर रहकर मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहती थी, लेकिन मुझे फरहाद के आलाकार कहकर आप सबकी नज़रों में मशकूक बना दिया गया। क्या तुम हमारा शुबा दूर करने आई हो? कोशिश करूंगी। अपनी सच्चाई साबित करने के लिए खुद को आप लोगों के सामने पेश कर दूंगी। लेकिन जॉन लम्बोडा वगैरह मेरे दुश्मन हैं। अगर उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया तो आप लोग मेरी जहानत और टेलीपैथी से महरूम हो जाएंगे। हम तुम्हें वतन की मोहब्बत में अपनी फ़र्ज शनासी का सबूत पेश करने का मौका देंगे। अगर तुम हमारे लिए दयानतदार साबित ना हुई तो तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं आप लोगों के ताउन से ऐसे कारनामे अंजाम दूंगी कि आप लोग मुझे गले लगा कर रखेंगे। तुम हमारे लिए पहले भी काबिल फ़ख्र थी, आइंदा भी रहोगी। हम तुमसे हर मामले में ताउन करेंगे। आप मशवरा दें, फिलहाल मुझे और किस पर भरोसा करना चाहिए? मुशीर खास हॉलीमैन बहुत दानिशमंद है, वो तुम्हारी कदर करेगा। मरीना ने हॉलीमैन के दिमाग पर दस्तक दी, फिर उसे अपना नाम बताया। वो बोला, ताज्जुब है, तुम आई हो? वो बोली, अगरचे मैं खताबार नहीं हूँ, मेरी ज़ात से आज तक मेरे मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा, फिर भी
मैं आपसे मुआफ़ी चाहती हूँ। मुआफ़ी इसलिए कि अगर मैं आपके साए में रहती तो दर्जनों टेलीपैथी जानने वाले इसराइल और फरहाद की गोद में ना जाते। पहले दूर क्यों थी, अब क्यों करीब आई हो? मरीना ने वही बातें दोहराई कि दुश्मनों ने उसे फरहाद की फैमिली से मंसूब करके अपने मुल्क के काबरीन की नज़रों से गिरा दिया। अब वह मुल्क की तबाही नहीं देख सकती, तन्हा दुश्मनों के मुकाबले में कोई बड़ा काम नहीं कर सकती, इसलिए बुजुर्गों के साए में रहकर काम करना चाहती है। हॉली मैन ने कहा, तुम एक बड़ा काम कर सकती हो, फरहाद से हमारी दोस्ती करा दो। ये दोस्ती नहीं, मुल्क से दुश्मनी होगी। फरहाद कभी हमारा दोस्त नहीं बनेगा। वो दोस्ती से फ़ायदा उठाकर हमें और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। शाबाश, तुम्हारी कामयाबी यही होगी कि तुम मरते मरते भी उस पर कभी भरोसा नहीं करोगी। मैं तुमसे खुश हूं। ये बताओ हमारी नाकामी की वजूहात क्या हैं? सबसे पहली वजह यह कि ब्रेन मास्टर, ब्लैक सीकर्स और उनका हमायती जनरल फरहाद को छोड़कर मेरे पीछे पड़ गए थे। हमारी आपस की लड़ाई से दुश्मन ने फ़ायदा उठाया, दुरुस्त है। दूसरी बात यह कि जितने भी टेलीपैथी जानने वाले पैदा किए गए वो ज़हीन और मुआमला फहम नहीं थे। ऐसे कमज़ोर ख्याल ख्वानी करने वालों को फरहाद जैसे दियो के मुकाबले में लाया गया। हाँ, ये गलतियां होती रहीं। तीसरी बात यह कि टेलीपैथी का शोबा कभी सुपर मास्टर के पास रहा, कभी ब्लैक सीक्रेट्स और कभी जनरल के पास, जबकि इतने बड़े और अहम शोबे को आप जैसे दानिशमंद अफराद की एक टीम के पास होना चाहिए। अब हम मशीन के इस्तेमाल के बड़े सख्त असूल बनाएंगे और उस पर किसी एक ओहदेदार की उजारादारी नहीं रहेगी। फिल वक्त हमारे पास जो ख्याल ख्वानी करने वाले हैं, हम उनको ही बहुत मोहतात अंदाज में इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारे पास कितने ख्याल ख्वानी करने वाले हैं? सिर्फ एक, पॉल हॉपकिन रह गया है। बाकी टेलीपैथी जानने वालों को जनरल और जॉन लम्बोर्डा छीन कर ले गए। तुमने ब्लैक सीक्रेट से 3 टेलीपैथी जानने वाले जेरी हॉक, बारबरा निक्सन और रॉकी को छीन लिया था। वो कहाँ है? यही तो आप लोगों को गलत रिपोर्ट दी गई थी और मुझसे बदजन किया गया था। फरहाद ने उन तीनों को अगवा किया है। अब तुम्हारा क्या इरादा है? मैं आपसे एक राजदारी चाहती हूँ। यह भी राज में रखा जाए कि मैं आप जैसे चंद तजुर्बाकार बुजुर्गों के पास आई हूँ और आप लोगों की हदायत के मुताबिक काम कर रही हूँ। जब मैं कुछ बड़े कारनामे अंजाम दूं और खुसूसन फरहाद को घुटने टेकने पर मजबूर कर दूं, तो फिर आप दुनिया वालों के सामने फखरिया मेरा जिक्र कर सकती हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक खुफिया टीम तश्कील दूंगा और तुम किसी की नज़रों में आए बगैर काम करती रहोगी। मैं आपसे मुलाकात करना चाहती हूँ। ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात होगी। आप मुझे अपने करीब कुछ इस तरीके से रहने का मौका दें कि दूसरों को मुझ पर शुबा न हो। मैं एक पर्सनल सेक्रेटरी के लिए इश्तिहार दे रहा हूँ। तुम इंटरव्यू के लिए आओ, फिर मेरी सेक्रेटरी बनकर रहो। मरीना को अपने इस मंसूबे में कामयाबी हो रही थी। एक तो वो बड़े अच्छे अंदाज में उन्हें अपनी तरफ माइल कर रही थी, दूसरे वो सब बराबर नुकसान उठाते आ रहे थे। उनका कोई टेलीपैथी जानने वाला इस काबिल नहीं था कि उसे हथियार बनाकर इंतकामी कार्रवाई की जाती और अपना नुकसान पूरा किया जाता। ऐसे वक्त मरीना उम्मीद की किरण बनकर आई थी। उसकी जहानत और कारनामों को सब तस्लीम करते थे। ऐसी लड़की मुल्क और कौम की खातिर उनके साए में रहकर काम करना चाहती थी और उनके सामने पेश होना चाहती थी। फिर वो कैसे उसके साथ ताउन न करते। हर एक ने वादा किया कि वो आएगी तो उसे सब पर जाहिर नहीं किया जाएगा और घर के दुश्मनों से भी उसे बचा कर रखा जाएगा। उसने चंद दिनों में 5 आला हुकाम, 10 आला फौजी अफसरान और 6 इंटेलिजेंस के बासर अफसरान को अपना हमायती बना लिया। फिर वह सब एक खुफिया मीटिंग के लिए एक जगह जमा हो गए। मरीना ने उनके सामने अपनी डमी को पेश किया। उनसे कहा, मैंने बहुत अरसा पहले अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी कराई थी। तब से इस चेहरे के साथ जिंदगी गुजार रही हूँ। जब हम नुमाया कामयाबियां हासिल करते रहेंगे और आप लोग मशवरा देंगे कि मुझे असली चेहरा वापस ले आना चाहिए, तो मैं फिर सर्जरी करा लूंगी। आपका क्या ख्याल है? हॉली मैन ने कहा, दुरुस्त है। मैं मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन को बता दूं कि मरीना मौजूदा भेस में मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बन चुकी है। आप हजरात जब चाहें मेरे जरिए से रब्ता कर सकेंगे और इसे अपने दिमागों में बुलाकर बातें कर सकेंगे। उन्होंने इस खुफिया इजलास में मरीना को 2 ऐसे काम दिए जिनका ताल्लुक टेलीपैथी से था। वो दरअसल आजमाना चाहते थे कि उनके दरमियान असल मरीना मौजूद है या नहीं। मरीना ने उसी इजलास में रहकर वो दोनों काम कर दिए। ये साबित कर दिया कि वो डमी नहीं है, टेलीपैथी जानती है। फिर उसी रात कोई उसके दिमाग में आना चाहता था। डमी ने सांस रोक ली। दूसरी बार सांस ली तो किसी ने आकर कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मुझसे बातें करो। वो बोली, सॉरी, मैं किसी से दोस्ती नहीं करती, अब कभी ना आना। उसने सांस रोक ली। उस वक्त मरीना उसके पास नहीं थी। तनवीमी अमल के दौरान जो कुछ उसके ज़हन में नक्श किया गया था वह बेख्तियार वही करती थी। जब मरीना ने आकर उसके चोर ख्यालात पड़े तो समझ गई कि हॉली मैन वगैरह उसे आजमा रहे हैं। वह और ज़्यादा से ज़्यादा डमी के दिमाग में रहने लगी। एक बात मालूम हो गई कि हॉली मैन ने मरीना को राज में नहीं रखा था। अपना एक टेलीपैथी जानने वाला उसके दिमाग में भेज रहा था और वो टेलीपैथी जानने वाला उनका बहुत ही बाएतमादी शख्स जॉन लम्बोर्डा होगा। गोया उसने अपनों पर भी भरोसा ना करके दानिशमंदी का सबूत दिया था। हॉली मैन और जॉन लम्बोर्डा 2 धार की तलवार की तरह डमी के सर पर लटक रहे थे। फिलहाल यही रास्ता रह गया था कि वह तलवार के साए में रहकर अपनी हुब्बुल वतनी और दयानतदारी साबित करती रहे।
1 हफ्ता बाद हमने वो ट्रांसफार्मर मशीन तबाह कर दी। मार्शल और हॉलीमैन वगैरह ने तबाही की मुकम्मल तहकीकात तक इस बात को तकरीबन 12 घंटे तक छुपाए रखा। चूंकि वो हॉलीमैन की पर्सनल सेक्रेटरी थी, इसलिए उससे बात छुपी नहीं रही। उसने किसी तहकीकात के बगैर यकीन कर लिया कि यह फरहाद की इंतकामी कार्रवाई है। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज की पारस को मुखातिब किया। उसने सांस रोक ली। उसने दूसरी बार आना चाहा तो वो बोला, अभी मैं मसरूफ हूं, 1 घंटे बाद आओ। उसने फिर उसे दिमाग से निकाल दिया। यह गुस्सा दिलाने वाली बात थी। वो उसे बिल्कुल ही अहमियत नहीं देता था, मतलब ही था। मतलब निकल जाने के बाद 2 बातें करने के काबिल भी नहीं समझता था। उसने बड़ी बेचैनी से वो 1 घंटा गुजारा। फिर उसके पास आकर बोली, मैं समझती हूँ तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की थी। तुम बहुत बड़ी वारदात के बाद छुपने की नई जगह तलाश कर रहे थे। तुम किस लिए आई हो? ये बताने के लिए कि तुम्हारी अलहदगी का मकसद समझ में आ गया है। अगर मेरे साथ रहते तो तुम्हें मशीन को तबाह करने की प्लानिंग का मौका न मिलता, और मैं तुम्हें हरगिज ऐसा ना करने देती। मुझसे दूर जाकर तुमने मेरी मोहब्बत का सिला खूब दिया है। मोहब्बत का नाम ना लो। खुदा ने तुम्हें इस नेमत से महरूम रखा है। वजाहत करो, किस मशीन की बात करी हो? मैंने तो सिर्फ तुम्हारी जवानी की मशीन तबाह की है। अब मेरे सिवा कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। बकवास मत करो, मैं दूसरी मशीन की बात कर रही हूं। कोई दूसरी मशीन किसी रात मेरे पास नहीं आई। अब तो तुम बातें बनाओगे। मिशिगन झील में अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ा है। अव्वल तो किसी तबाही का जिक्र न करो। करना है तो पहले ये बताओ, जब फरहाद विलेज पर तबाही लाई गई तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आई थी? क्या हमदर्दी के 2 बोल भी नहीं बोल सकती थी? इसका मतलब है फरहाद विलेज की तबाही का इंतकाम लिया गया है। तुम अपने तौर पर कुछ भी सोच सकती हो। वैसे हमारी इंतकामी कार्रवाई अभी शुरू नहीं हुई। मैं अभी बहस नहीं करूंगी। तुम्हें यकीन से दुश्मन भी नहीं कहूंगी, लेकिन तफ्तीश के बाद जो भी मुजरिम साबित होगा उसका इतना बुरा अंजाम करूंगी कि उसका बाप भी उसे नहीं बचा सकेगा। इतना जबरदस्त चैलेंज सुनकर मैं थर थर कांप रहा हूं। देखो, दहशत के मारे मेरी सांस रुक रही है। हाय हाय, मेरी सांस रुक गई। उसने सांस रोक ली। मरीना अपनी जगह हाजिर हो गई। बड़ी मुसीबत थी। उसे ऐसा मर्द मिला था जिसे किसी पहलू से भी झुका नहीं सकती थी। अपनी जहानत और टेलीपैथी से मरूब नहीं कर सकती थी। अपने वसीज राय से खौफजदा नहीं कर सकती थी। उसे एक बार नीचा दिखाने की शदीद ख्वाहिश थी। पता नहीं यह ख्वाहिश कब पूरी होगी। वह टीवी के सामने बैठी बैनुल-अक़वामी राब्ते पर मेरी और सोनिया की गुफ्तगू सुनने लगी। गुफ्तगू के दौरान उसने ख्याल ख्वानी के जरिए हॉलीमैन से कहा, आप देख रहे हैं ये सोनिया और फरहाद कितनी चालाकी से बातें बना रहे हैं। इन्हें हमारी तरफ से मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। फिक्र न करो, जब मार्शल स्क्रीन पर आएगा तो उनकी एक एक बात का तोड़ करेगा। 1 घंटे बाद मार्शल डिमोरा स्क्रीन पर आया। उसने इब्तदा में बड़ी ठोस और चौंका देने वाली बातें की, फिर अचानक बहुत बड़ी गलती कर बैठा। उसने स्क्रीन पर तमाम दुनिया वालों के सामने ऐसी एक्टिंग की जैसे फरहाद उसके दिमाग में जलजले पैदा कर रहा हो। पहले तो मरीना ने भी उसे सच समझा, फिर मार्शल को फरहाद से बचाने के लिए उसके दिमाग में पहुंची तो मार्शल ने सांस रोक ली। जाहिर हुआ कि वो सारी दुनिया को फरेब देकर फरहाद को जालिम साबित कर रहे। ये बहुत अच्छी चाल थी। मरीना खुश हो गई। मशीन की तबाही का इल्जाम नहीं दिया जा सकता था, लेकिन यह इल्जाम उससे भी बड़ा इल्जाम था कि फरहाद की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ तो वह दुनिया वालों की परवाह किए बगैर दुश्मनी करता है और दिमागी तकालीफ में मुब्तला करता है। वह दिल ही दिल में बोली, शाबाश मार्शल डिमोरा। चंद लम्हों के बाद ही शाबाशी देने वाली मुरझा गई। मार्शल पर ऐसा नफ्सियाती हमला किया गया था कि वह गुस्से से बेकाबू होकर एक्टिंग को भूल गया और नुमाइंदे की पिटाई करने लगा था। यह तमाशा देखते ही मरीना का सर शर्म से झुक गया। उसे बड़ी शिद्दत से तौहीन का एहसास हो रहा था। मेरे एक नफ्सियाती हमले के नतीजे में मार्शल ने पूरी अमरीकी हुकूमत को फ्रॉड साबित कर दिया था कि ये हुक्मरान दिखावे के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाती हैं और जिससे बज़ाहिर दोस्ती करते हैं उसे दर पर्दा दुश्मन और सबसे बड़ा मुखालिफ और जालिम साबित करने के लिए ऐसी ही चालबाजियां दिखाती हैं जैसे मार्शल दिखा रहा था। मरीना ने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। मुझे दुश्मन साबित करने का हरबा नाकाम हो चुका था। इसके बरक्स मेरा पलड़ा भारी हो गया था। दुनिया मुझे बेकसूर और मार्शल को कसूरवार तस्लीम कर रही थी और अब इस इल्ज़ाम को मिटाना मरीना और उसके बड़ों के बस में नहीं था। उसने हॉलीमैन को मुखातिब करके कहा, मशीन तबाह करने वाले मिशिगन झील से ज़्यादा दूर नहीं होंगे। इसी स्टेट में उन्हें तलाश किया जा सकता है। हम जासूस मशकूक अफराद को तलाश कर रहे हैं। तुम बताओ, यहाँ फरहाद की फैमिली के कितने अफराद होंगे? पारस और उसकी दूसरी मां लैला यहाँ हैं। ये दोनों हज़ारों त्यारे बैक वक्त नहीं उड़ा सकते थे। इनके साथ कई अफराद होंगे और उनमें फरहाद की फैमिली के मजीद अफराद ज़रूर होंगे। उन्हें इतनी जल्दी इस मुल्क से जाने का मौका नहीं मिला होगा। वो भी यहाँ से निकल जाने की कोशिश में होंगे। एयरपोर्ट, बंदरगाहों और खुश्की के तमाम रास्तों की सख्ती से नाकाबंदी की गई है। ऐसे लोगों को फौरन हिरासत में लिया जाए जो योगा के माहिर हों। मैं तुमसे यही कहने वाला था। तुम अपने टेलीपैथी जानने वाले पॉल हॉपकिन को हमारे जासूसों के दिमागों में आते जाते रहने को कहो। उधर जॉन लम्बोर्डा भी अपने टेलीपैथी जानने वालों के साथ इसी काम में मसरूफ है। मैं भी यही फ़राइज़ अदा करूंगी। कोई हसास दिमाग वाला हमसे बचकर नहीं जाएगा। तुमने पारस के साथ कुछ वक्त गुजारा है,
ये बताओ वो यहाँ किस तरह छुप कर रहता है, अपने लोगों से किस तरह राब्ता करता है, कहीं आने जाने के लिए उसे गाड़ियां किस तरह मिल जाती हैं, वो कहीं तफरी के लिए भी जाता होगा, उसकी पसंद का खाना, उसकी पसंद का लिबास और उसकी कोई मखसूस आदत बताओ। मैंने वो पहला शख्स देखा है जो हर पसंद से बेनियाज रहता है, जो मिल जाता है खा लेता है, जो मुयस्सर हो पहन लेता है। मैंने उसकी कोई खास आदत नहीं देखी। ये अलग बात है कि वो जहरीला है, किसी औरत के जरिए वो पहचाना जा सकता है। उसकी तन्हाई में मदहोश हो जाने वाली कोई औरत ही उसके पारस होने की गवाही दे सकती है। क्या वह ऐसा ही दिल फेंक याश है कि उसे कोई भी औरत शिकार कर सकती है? नहीं, किसी लड़की में कोई गैर मामूली बात हो तो वो उसमें दिलचस्पी लेता है। मैंने उसे अच्छी तरह समझ लिया है, वो कतई अय्याश नहीं है, अव्वल दर्जे का मतलब परस्त है, कोई बहुत बड़ा फायदा देखकर ही किसी की तरफ माइल होता है। हाँ, तुम्हारी बात इस तरह समझ में आती है कि उसने जोजो से शादी की क्योंकि टेलीपैथी जानती है, फिर उसने टेलीपैथी जानने वाली अल्पा को फंसा लिया, इसके बाद तुम्हें भी फरेब देता रहा। उसका तरीक़ाकार बताता है कि वो टेलीपैथी जानने वाली हसीनाओं से इश्क करता है। वाकई आपने उसके किरदार का सही तज्जिया किया है। अगर ये दुरुस्त है तो मैं 1 दर्जन लड़कियों पर तनवे में अमल कराऊंगा, उनके दिमागों में ये नक्श करा दूंगा कि वो ख्याल ख्वानी करती हैं और पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लेती हैं। उन लड़कियों के पीछे हमारी टेलीपैथी जानने वाले रहा करेंगे। पारस किसी न किसी लड़की से ज़रूर टकराएगा, फिर हमारी नज़रों में आता रहेगा। अगर हम ऐसे मंसूबों पर अमल करते रहेंगे तो एक भी दुश्मन यहाँ से बचकर नहीं जा सकेगा। आपने पूछा था कि वो यहाँ किस तरह छुप कर रहता है। मैं उसके साथ न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और शिकागो में रह चुकी हूँ। उसके साथ जहाँ भी गई पहले से कोई बंगला या कॉटेज वगैरह उसके लिए तैयार पाया। उसके ज़रा इतने वसी हैं कि वो 5 मिनट के अंदर रिहाइश का तब्दील कर लेता है। हर शहर में पता नहीं कितने गैराज हैं जहाँ से वो कारें निकाल कर वक्त ज़रूरत इस्तेमाल करता है। दुनिया के तमाम ममालिक और तमाम शहरों में फरहाद के बेशुमार आले कार हैं जो पारस के लिए खिदमात इंजाम देती हैं। घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत मरीना पर सादिक आ रही थी। वो अब तक जितनी रिहाइश गाहों में उसके साथ रह चुकी थी और जितने गैराज देख चुकी थी उन सब के पते हॉलीमैन को बता दिए। ये भी बताया कि पारस अपनी जेबों में अक्सर रेडीमेड मेकअप का सामान रखता है, देखते ही देखते अपना चेहरा बदल लेता है। लिहाजा ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया जाए जो अपने पास रेडीमेड मेकअप का सामान लिए फिरते हो। हॉलीमैन ने कहा, तुमने पारस के सिलसिले में जितनी काम की बातें बताई हैं उन्हें जरिया बनाकर उसे तलाश किया जाएगा। वैसे सबसे कारामद तरीका यही है कि हमारे जितने टेलीपैथी जानने वाले हैं वह तमाम जासूसों के दिमागों में मौजूद रहा करें। बेशक फरहाद की फैमिली में सभी योगा के माहिर हैं। हमारी टेलीपैथी जानने वालों की आमद पर जो सांस रोकेगा वो जरूर फरहाद से ताल्लुक रखने वाला शख्स होगा। उसने पॉल हॉपकिन के दिमाग में आकर कहा, बहुत दिनों से बेकार बैठे हो, कोई मसरूफियत नहीं है? वो बोला, तुमने मुझे अपना ताबेदार बनाकर मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली है। तुम्हारा हुक्म होता तो मैं 4 दीवारी के बाहर जाकर आज़ाद दुनिया को देखता हूँ, वरना यहाँ कैद रहता हूँ। मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ। एक नंबर डायल करो, ये इंटेलिजेंस के एक अफसर का नंबर है, उसके जरिए उसके तमाम मातियत जासूसों के दिमागों में जाते रहो। मुझे करना क्या है? हमारे ये तमाम जासूस दुश्मनों की तलाश कर रहे हैं। दुश्मनों की खास पहचान यह है कि वो पराई सोच की लहरें महसूस करते ही सांस रोक लेती हैं। जो शख्स तुम्हें दिमाग में आने से रोके तुम फौरन उसे गिरफ्तार करा दो। उसने मरीना की हदायत पर अमल किया, एक अफसर के जरिए तमाम जासूसों के दिमागों में पहुंचने लगा। मरीना ने हॉलीमैन वगैरह को अपने एक टेलीपैथी जानने वाले वार्नर हेक के मुतल्लिक नहीं बताया था कि वो भी उसका मामूल है और जजीरा पटोया में रहता है। अब उसे एक ऐसे ही टेलीपैथी जानने वाले मातियत की ज़रूरत थी जिसके मुतल्लिक कोई कुछ नहीं जानता था। वो उसे यहाँ लाना चाहती थी। इस मकसद के लिए वो उसके दिमाग में पहुंची। वह हमेशा खामोशी से उसके अंदर आती थी। अभी तक उसे ये नहीं बताया था कि उसके दिमाग पर चुपचाप हुक्मरानी करती है। इस वक्त भी वह खामोशी से उसके चोर ख्यालात पड़ने लगी। पता चला वो हमाइला की मोहब्बत में बहुत आगे निकल गया है। पिछले दिनों उससे जो जज्बाती गलती हुई थी और हमाइला जैसी हया वाली को उसने जो सदमा पहुंचाया था उसकी तलाफी करने के लिए उसने इस्लाम कबूल कर लिया है और हमाइला से शादी कर ली है। वार्नर के इस अमल से मरीना के दिमाग में एक पत्थर आकर लगा। वो पारस के साथ बेशुमार रातें गुजार चुकी थी। कई बार मोहब्बत से और जवानी की अदाओं से उसे समझाया और मनाया कि वह ईसाईयत कबूल करके उससे शादी कर ले, लेकिन वह फौलाद का बच्चा फौलादी रहा और वह उससे टकरा टकरा कर पाश पाश होती रही। उसे यह सोचकर गुस्सा आ रहा था कि वार्नर क्यों झुक गया। इस गुस्से के पसे पर्दा यह सवाल था कि आखिर हमाइला में क्या बात है कि एक मर्द ने उसके लिए अपना मजहब छोड़ दिया और मैं ऐसी गई गुजरी हूं कि पारस ने अपना मजहब छोड़ना तो दूर की बात है, उसने मुझे ही छोड़ दिया। वार्नर समुंदर के साहिल पर था, हमाइला की कमर में हाथ डाले टहल रहा था। वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत से सरशार थे। मरीना ने हमाइला के दिमाग में आकर कब्जा जमा लिया, उसे वार्नर से अपना हाथ छुड़ाने पर मजबूर किया। वह बेचारी हाथ छुड़ाकर उससे अलग हो गई। वार्नर ने पूछा, क्या हुआ? हमाइला ने जवाब नहीं दिया, पलटकर समुंदर की तरफ यूं भागने लगी जैसे गहरे पानी में जाकर छलांग लगाना चाहती हो। वार्नर ने उसके पीछे दौड़ते हुए पुकारा, हमाइला रुक जाओ, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम उधर क्यों जा रही हो?
वह रुक गई, पलट कर बोली, खबरदार मेरे पास ना आना, आओगे तो मैं गहरे पानी में चली जाऊंगी। ये क्या हमाकत है, तुम्हें अचानक क्या हो गया है? मुझे ये सोचकर शर्म आ रही है कि तुम मजबूत इरादे वाले मर्द नहीं हो। मर्द वो होता है जो अपना नजरिया, अपना अकीदा और अपना मजहब नहीं बदलता। तुमने मजहब बदलकर खुद को मेरी नजरों से गिरा दिया है। तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए, मगर तुम्हारी जगह मैं डूब मरना चाहती हूँ। वह करीब आने से मना कर रही थी, डूब जाने की धमकी दे रही थी। अब उसके करीब जाने का एक ही रास्ता था। वो ख्याल ख्वानी के जरिए उसके अंदर पहुंच गई, उसके ख्यालात पढ़ने लगी। पता चला वो अपने अंदर मनफी ख्यालात से लड़ रही है। अभी जो कह रही है वो कहना नहीं चाहती, जो कर रही है वो करना नहीं चाहती, मगर बेख्तियार कर रही है। वो अपने आप में नहीं थी। जब उसे यकीन हो गया कि कोई अनजानी कुव्वत उस बेचारी को मजबूर कर रही है, तो उसने पूछा, कौन हो तुम? मरीना ने उसके दिमाग में आकर पूछा, क्या तुम मेरी सोच की लहरों को महसूस कर रहे हो? वार्नर ने परेशान होकर चारों तरफ यूं देखा जैसे बोलने वाली को देखना चाहता हो। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई उसके दिमाग में आ सकता है और वो उसे महसूस नहीं कर सकता। एक सवाल पैदा हुआ, क्या मेरी योगा की सलाहियतें खत्म हो चुकी हैं? मरीना ने कहा, नहीं, आज भी तुम्हारा दिमाग हसास है। तुम पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक सकते हो, लेकिन मैं पराई नहीं हूं, तुम्हारी जिंदगी की मालिक हूं, तुम्हारे दिमाग पर हुकूमत करती हूं। तुमने मेरे दिमाग में कैसे जगह बनाई, कब मुझ पर अमल किया? एक अरसा गुजर चुका है। तुम्हें कब गुलामी की जंजीरें पहनाई गईं, ये बताना जरूरी नहीं समझती। इतना ही समझ लेना काफी है कि तुम्हारे गले का फंदा मेरे हाथ में है। जब चाहूंगी तुम्हें नाफरमानी की सूली पर चढ़ा दूंगी। तुम्हें मेरी शरीके हयात से क्या दुश्मनी है? दुश्मनी तो तुमसे भी नहीं थी, इसीलिए इस जजीरे में तुम्हें आजाद छोड़ दिया था। सोचा था कभी जरूरत होगी तो तुम्हें इस्तेमाल करूंगी। आज तुम्हारे मुल्क को तुम्हारी सलाहियतों की जरूरत है। मैं तुम्हें लेने आई थी, पता चला तुमने इस मुसलमान लड़की की खातिर अपना मजहब छोड़ दिया है। कि ऐसा करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? मैं बहुत शर्म वाला हूं। एक लड़की की शर्म रखने के लिए मैंने जो भी किया उस पर मुझे फख्र है। तुम्हें मेरे जाती मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। जिस पर मैं हुकूमत करती हूँ उसका फिर कोई जाती मामला नहीं रहता। तुम आज ही यहां से निकलोगे, मैं एक हेलीकॉप्टर यहां पहुंचाऊंगी, तुम इसमें सवार होकर लबनान या तुर्की के किसी शहर तक जाओगे। मैं तुम्हें गाइड करती रहूंगी, उसके मुताबिक तुम जल्द से जल्द न्यूयॉर्क आओगे। मैं इनकार करूंगा तो तुम मेरे दिमाग पर कब्जा जमा लोगी। मेरी एक बात मान लो, मैं जहां जाऊंगा हमायला मेरे साथ रहेगी। मैं उस लड़की को मुआफ नहीं करूंगी जिसकी खातिर तुमने हमारा सर झुका दिया है। प्लीज इंतकाम लेने का ख्याल दिल से निकाल दो। एक शर्त पर इसे मुआफ करूंगी, तुम अपने मजहब की तरफ लौट आओ और हमायला से कहो वह ईसाईयत कबूल कर ले। वो परेशान होकर सोचने लगा क्या करे। वो उसका मामूल था उसकी मर्जी के खिलाफ हमायला को किसी भी तरह तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता था। वो जब चाहती इस लड़की को खुदकुशी पर मजबूर कर सकती थी। वो हमायला को बेबसी से देखते हुए बोला, क्या तुम समझ रही हो कि हम पर अचानक कैसी उफ्ताद आ पड़ी है? बस बात में सर हिलाकर बोली, हमारे साथ कोई गैर मामूली बात हो रही है। अभी मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारे मजहब तब्दील करने के खिलाफ बोल रही थी और ख्वाम का गहरे पानी में डूबने जा रही थी। मुझे बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तुम्हें बता चुका हूं कि टेलीपैथी जानता हूं, लेकिन यह नहीं जानता कि कोई औरत इसी इल्म के जरिए मेरे दिमाग पर कब्जा जमा चुकी है। उसने मुझे अपना मामूल और ताबेदार बना लिया है। वही तुम्हारे दिमाग पर भी छा जाती है। वो जब चाहेगी हम दोनों को बेमौत मरने पर मजबूर कर देगी। उसे हमसे क्या दुश्मनी है? वह मेरे मजहब तब्दील करने पर नाराज है। इसकी सजा तुम्हें भी देना चाहती है। हमायला ने कहा, जिसे तुम सजा कह रहे हो मैं उसे बहुत बड़ा इनाम समझती हूँ। मेरा खुदा अपने बंदों को ऐसी आजमाइशों में मुब्तला करता है। मैं दीन इस्लाम को गले से लगाए समुद्रों में कूद पड़ूंगी। मेरी परवाह मत करो। तुम्हारे जैसे नेक इंसान को टेलीपैथी की सलाहियतों के साथ जिंदा रहना चाहिए। तुमने मुझे अपनी नेकी और शराफत से जीत लिया और ये औरत बदी और जबर से मेरा रास्ता बदलना चाहती है। मैं कसम खाता हूँ, जीऊंगा तुम्हारे साथ, मरूंगा तुम्हारे साथ। हो सकता है ये औरत मुझे मरने ना दे, लेकिन कब तक मुझ पर हावी रहेगी? एक लम्हे के लिए भी मुझे मौका मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मरीना उसकी बातें सुन रही थी। उसके चोर ख्यालात पढ़कर उसकी मुस्तकिल मिजाजी और कुव्वत इरादी को समझ रही थी। उसने सोचा हमेशा जबरन काम नहीं ले सकेगी। खिलाफ तवक्को कोई ऐसी बात हो सकती है कि वार्नर को खुदकुशी का मौका मिल जाए, तब वो अपने एक ख्याल ख्वानी करने वाले से महरूम हो जाएगी। एक एक करके तमाम टेलीपैथी जानने वाले उसके हाथ से निकल गए थे। अब इसे काबू में रखने के लिए अपने रवैये में थोड़ी सी नरमी पैदा करना जरूरी था। उसने सोचकर वार्नर से कहा, मैं एक शर्त पर तुम्हारी शरीके हयात हमायला को मुआफ करूंगी और इसे तुम्हारे साथ न्यूयॉर्क जाने दूंगी। मैं हमायला की खातिर तुम्हारी हर शर्त मान लूंगा। तुम जब अपने मजहब की तरफ लौट कर नहीं आओगे उस वक्त तक हमायला के बदन को हाथ नहीं लगाओगे। इसके और तुम्हारे दरमियान थोड़ा फासला रहा करेगा, मुझे मंजूर है। मैं हमायला की सलामती चाहता हूँ। इसके सामने रहकर, इसके साथ साथ रहकर भी इसकी जुदाई बर्दाश्त करता रहूंगा। वह मरीना से होने वाली गुफ्तगू हमायला को सुनाता जा रहा था और वह मौजूदा हालात को समझती जा रही थी। मरीना दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। कुछ देर तक सोचती रही।
फिर उसने अपने मुल्क के वजीर खारजा को फ़ोन किया। उसके सेक्रेटरी ने रिसीवर उठाकर पूछा, हेलो, कौन है? मरीना ने रिसीवर रख दिया। फिर सेक्रेटरी के दिमाग में पहुंच गई, वो हेलो हेलो कह रहा था। मरीना ने उसे फ़ोन बंद कराया। फिर अनकरा में अमरीकी सफ़ीर के नंबर मालूम किए, उसे हॉटलाइन पर रब्ता करने पर मजबूर किया। जब रब्ता हो गया और दूसरी तरफ से अमरीकी सफ़ीर की आवाज़ सुनाई दी तो वो ख्याल ख्वानी की छलांग लगाकर उसके दिमाग में अनकरा पहुंच गई। वह रिसीवर कान से लगाए कह रहा था, बहुत अहम गुफ्तगू ना हो तो बाद में रब्ता करो, मैं अपने एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल करने जा रहा हूँ। मरीना उसके जरिए एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुन रही थी। वो रिसीवर रखकर तेजी से चलता हुआ रिहाइशगाह के बाहर आ रहा था। रिहाइशगाह के सामने एक खुली जगह पर हेलीकॉप्टर उतर गया था। गर्दिश करता हुआ पंखा आहिस्ता आहिस्ता थम रहा था। वह सफ़ीर के जरिए एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम करने आई थी। अब इत्तफाक से एक हेलीकॉप्टर आ गया था। सफ़ीर से इस सिलसिले में कुछ कहना ज़रूरी नहीं रहा था। यूं भी वो किसी के इल्म में लाए बगैर वार्नर को न्यूयॉर्क लाना चाहती थी और उसकी एक ख्वाहिश पूरी हो रही थी। आने वाला मेहमान अमरीकी सफ़ीर से मुसाफिया कर रहा था। उसने रस्मी गुफ्तगू के बाद पायलट से कहा, हेलीकॉप्टर यहाँ रहने दो, तुम आराम करो, हम 1 घंटे बाद जाएंगे। पायलट ने जवाब दिया, सर यहाँ मेरा एक करीबी अजीज़ है, इजाज़त हो तो मैं आधे घंटे में उससे मुलाकात करके आ जाऊँ। ठीक है, जाओ। वो मेहमान अमरीकी सफ़ीर के अंदर आया। उसे हेलीकॉप्टर के पंखे की गर्दिश करती हुई आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उसने तवज्जो नहीं दी, फिर हैरानी से कहा, क्या ये पायलट अपने अजीज से मिलने हेलीकॉप्टर में जा रहा है? वो तेजी से चलता हुआ फिर बाहर आया। हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद हो चुका था। वो नीचे से हाथ हिलाकर चिल्लाते हुए बोला, तुम हेलीकॉप्टर कहाँ ले जा रहे हो? नीचे आओ, नीचे आओ। वो दोनों हाथों से उसे नीचे आने का इशारा कर रहा था। पंखे के शोर में उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। पायलट मरीना की मर्जी के मुताबिक परवाज करता हुआ दूर जा चुका था। अमरीकी सफ़ीर के मेहमान ने तेजी से अंदर आकर फ़ोन का रिसीवर उठाया। फिर अनकरा में फ्रांस के एक सफारतकार से रब्ता कायम करके बोला, मैं फ्रांस की वजारत खारजा का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। मेरा पायलट मेरी इजाज़त के बगैर हेलीकॉप्टर यहाँ से ले गया है। ये कोई हाईजैकिंग का मामला है। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस के चीफ को सूरत हाल से आगाह करो। अनकरा में रहने वाले सफ़ीर ने फ्रांस की इंटेलिजेंस के चीफ से रब्ता किया। चीफ ने सरकारी फ्लाइंग सेंटर से पायलट का रिकॉर्ड हासिल करने के बाद उसकी फाइल में उसकी तस्वीर देखी। फिर फ़ोन पर सलमान से रब्ता करके कहा, मिस्टर सलमान, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी का एक हेलीकॉप्टर हाईजैक किया गया है। मैं पायलट की तस्वीर भेज रहा हूँ, आप प्लीज़ उसके दिमाग में पहुंचकर सही हालात मालूम करें। उसने एक अफसर के जरिए तस्वीर भेज दी। सलमान ने इस तस्वीर को गौर से देखा, उसकी आंखों में झांका, फिर उस पायलट के अंदर पहुंच गया। खामोशी से उसके ख्यालात पढ़ने लगा। पता चला उसका दिमाग अपने काबू में नहीं है और वह अपनी मर्जी के खिलाफ उस हेलीकॉप्टर को कहीं ले जा रहा है। सलमान ने उसकी सोच में सवाल किया, आखिर मैं कहाँ जा रहा हूँ? उसके दिमाग में किसी ने नहीं बताया कि मंजिल कहाँ है। सलमान इंतजार करने लगा। आखिर वो एक जजीरे पर उतरने लगा। समुद्र के साहिल पर दूर हमायला और वार्नर खड़े हुए थे। जब हेलीकॉप्टर साहिल की जमीन पर उतर गया तो वो दोनों दौड़ते हुए आकर उसमें सवार हो गए। वार्नर ने स्लाइडिंग दरवाजे को बंद करते हुए पायलट से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? मरीना ने पायलट की जुबान से सख्त लहजे में कहा, एक बार कह चुकी हूँ, बार बार ना पूछा करो। तुमने न्यूयॉर्क जाने को कहा था, इतना तवील सफ़र हेलीकॉप्टर के जरिए कैसे होगा? अहमकाना बातें ना करो, इतनी अकल मुझ में है। मैं अनकरा तक हेलीकॉप्टर में ले जाऊंगी, फिर वहां तुम्हारी शनाख्त तब्दील करने के बाद किसी तैयारी में तुम दोनों की सीटें रिजर्व करवाऊंगी। ये गुफ्तगू सुनकर सलमान के सामने तमाम मामलात वाज़ेह हो गए। वो जानता था कि वार्नर हैग जजीरा पेटोया में है और हमने वार्नर को मरीना के हवाले किया था। मरीना बहुत पहले उसे अपना मामूल और ताबेदार बना चुकी थी। सलमान मजीद मालूमात के लिए हमायला के दिमाग में आ गया। उसके ख्यालात पढ़ने से यह नई बात मालूम हुई कि वार्नर ने इस्लाम कबूल किया और ये बात मरीना को नागवार गुजरी है। पहले तो वह हमायला को मार डालना चाहती थी, फिर यह पाबंदी आएगी कि जब तक वार्नर ईसाइयत की तरफ लौट कर नहीं आएगा तब तक वह दोनों मियाँ बीवी को तन्हाई में मिलने नहीं देगा। यह जुल्म था। दोनों मरीना के शिकंजे में थे। मरीना की गिरफ्त और तेवर उन्हें यकीन दिला रहे थे क्या वो जीते जी कभी एक दूसरे के करीब नहीं आ सकेंगे। एक दूसरे के साथ रहेंगे, सामने रहेंगे और एक दूसरे को देख देख कर तड़पते रहेंगे। नदी के 2 किनारे बनकर लबे दरिया रहकर प्यासे रहा करेंगे। सलमान ने मेरे पास आकर यह तमाम रुदात सुनाई। मैंने कहा, किसी ने वार्नर पर जबर नहीं किया कि वह इस्लाम कबूल करे। तारीख गवाह है कि इस्लाम तलवार और जबर से नहीं, मोहब्बत और हदायत से फैला है। सलमान ने कहा, मरीना का गुस्सा बेजा है। मजहब एक ज़ाती मामला है और दिल से ताल्लुक़ रखने वाला अक़ीदा है। अगर हमायला ईसाइयत कबूल करती तो हम इंतकामी कार्रवाई ना करते, उसे इस्लाम की तरफ लौट आने पर मजबूर ना करते। खुदा ये नहीं चाहता कि किसी को ज़बरदस्ती झुकाया जाए। मस्जिद की दहलीज हो या चर्च का दरवाज़ा, झुकने वाले सर अपने ज़ाती अक़ीदे और मोहब्बत से झुकते हैं। मरीना का गुरूर और फिनौनियत इंतहा को पहुंच रही है। मैं उसका दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। तुम पारस, अली, तैमूर और सानी का ख्याल रखो और उनकी खैरियत से आगाह करते रहो। सलमान चला गया। मैं मरीना के दिमाग में आ गया। वह खुद को नाकाबिले तस्खीर समझती थी।
उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि मैं उसके दिमाग पर कब्जा जमा चुका हूं। मैंने सोनिया के लबो लहजे में उस पर तनवीमी अमल किया था और उसके दिमाग में यह बात नक्श कराई थी कि वो सोनिया की सोच की लहरों को अपने अंदर महसूस नहीं करेगी। मैंने यह तरीका इसलिए इख्तियार किया था कि दुश्मन मेरी या सलमान वगैरह की आवाज़ और लहजा इख्तियार करके कभी उसके दिमाग में आ सकते थे, लेकिन ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि सोनिया के लहजे से मरीना के दिमाग के अंदर रास्ता बन सकता है, क्योंकि सोनिया टेलीपैथी नहीं जानती थी। जब ख्याल ख्वानी नहीं करती थी तो उसकी सोच का लहजा मरीना के अंदर भला कैसे पहुंच सकता था। मेरी इस हिकमत अमली से मरीना भी महफूज थी, वरना मुझे यकीन है कि दुश्मनों ने हम में से किसी का लहजा अपनाकर उसके दिमाग में पहुंचने की कोशिश की होगी और नाकाम रहे होंगे। वो पायलट के दिमाग में थी, मैं उसके दिमाग में था। उसकी सोच बता रही थी कि वह हमायला और वार्नर को पहले अनकरा पहुंचाएगी। चूंकि सफ़र तवील था, वो 3 घंटे बाद वहां पहुंचने वाले थे, इसलिए मैं मरीना की मौजूदा मसरूफियात के मुतालिक मालूम करने लगा। मालूम हुआ कि उसने चंद आला हुकाम और फौजी अफसरान का एतमाद हासिल कर लिया है। मुशीर खास हॉली मैन उसका सरपरस्त बन गया है। अब वो एक खुफिया तंजीम बनाकर अपने मुल्क के मुफाद के लिए काम कर रही है और उसकी दानिस्त में मुल्क का मुफाद इसी में था कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ नाबूद हो जाऊं। पारस, अली तैमूर और सोनिया सानी को घेरने के लिए हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी गई थी। अभी दुश्मनों को अली तैमूर और सोनिया सानी की वहां मौजूदगी का इल्म नहीं था, लेकिन जो तरीक़ेकार वो इख्तियार कर रहे थे उसके नतीजे में वो गिरफ्तार हो सकते थे। मैंने सलमान, सुल्ताना और लैला को मुखातिब करके कहा, हमारे तीनों बच्चे खतरात में घिरे हुए हैं। ये किसी दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले को दिमाग में आने से रोकेंगे तो योगा की महारत से पहचान लिए जाएंगे। लैला ने कहा, अगर सांस नहीं रोकेंगे तो इनके दिमाग दुश्मनों के लिए खुली किताब बन जाएंगे। मैंने कहा, बचाव का एक ही रास्ता है, इनकी शख्सियत तब्दील कर दी जाए। तनवीमी अमल के जरिए इनकी याददाश्त से पिछली जिंदगी मिटा दी जाए। इनके दिमाग हसास ना रहें। दुश्मन आकर इनके चोर ख्यालात पड़े तो इन्हें हमारे बच्चों की कोई शनाख्त ना मिले, वो हमसे शहरी तस्लीम किया जाए। सुल्ताना ने कहा, हमने मरीना को बेटी की तरह चाहा, मुतअद्दिद टेलीपैथी जानने वाले उसके हवाले कर दिए। पारस ने कई बार उसकी जान बचाई, उसे दुश्मनों की कैद में जाने नहीं दिया। इन मोहब्बतों और मेहरबानियों के सिला वो हमें ये दे रही है। लैला ने कहा, हम उसे बाइस रहमत बनाना चाहते थे, वो जहमत बन गई है। सलमान ने कहा, उस पर नुक्ता चीनी करने से कुछ हासिल नहीं होगा। आओ पहले हम अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। वो अपने फ़राइज़ अदा करने चले गए। खुदा हम पर मेहरबान है। मरीना की एक गलती ने हमें हमायला और वार्नर तक पहुंचा दिया था। उन बेचारों के मसाइल के साथ हमें अपने बच्चों के खिलाफ मरीना के नए मंसूबों का इल्म हो गया था। उससे ये गलती हुई थी कि वह जल्दबाजी में हेलीकॉप्टर के पायलट को अगवा करके ले गई थी। उसने सोचा था अपने अमरीकी सफ़ीर के पास आने वाला मेहमान कोई अपना ही होगा, जबकि वो फ्रांसीसी था, और उसने मुख्तलिफ ज़राए से हेलीकॉप्टर को जबरन ले जाने वाली बात हम तक पहुंचा दी थी। मरीना को बड़ी देर तक ये मालूम करने की फुर्सत नहीं मिली थी कि वह फरहाद की सरपरस्त हुकूमत के एक पायलट को ले जा रही है। पहले मालूम कर लेती तो ऐसी गलती कभी ना करती। वो कभी हमायला और वार्नर को काबू में रखती थी, कभी किसी काम से हॉलीमैन वगैरह के पास मौजूद रहने पर मजबूर हो जाती, ताकि आला हुकाम, फौजी अफसरान और हॉलीमैन वगैरह उस पर किसी किस्म का शुबा न करें। वह वार्नर को उनसे छुपाए रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। 10 तरह की मसरूफियात में ध्यान बढ़ जाए तो गलती हो ही जाती है। जब मैंने देखा कि उसे अभी तक एक बड़ी गलती का इल्म नहीं हुआ है तो मैंने उसके दिमाग को अपने कंट्रोल में रखा। उसने हेलीकॉप्टर को अनकरा की आबादी से ज़रा दूर उतारा। हमायला और वार्नर वहां उतरकर सड़क के किनारे किसी गाड़ी का इंतजार करने लगे। मरीना पायलट के जरिए हेलीकॉप्टर को कहीं दूर ले गई। वार्नर से ये कह गई, मेरा इंतजार करो, अगर किसी गाड़ी में लिफ्ट मिल जाए तो अनकरा के किसी बड़े होटल में पहुंचो, मैं जल्द ही वापस आऊंगी। उसके जाने के बाद हमायला ने वार्नर से कहा, मजबूरियां और पाबंदियां ऐसी भी होती हैं। हमारे हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां नहीं हैं, फिर भी हम कैदी हैं। हमारे अतराफ 4 दीवारी नहीं है, हाथ पांव आज़ाद हैं, फिर भी कहीं भाग कर नहीं जा सकते। ये टेलीपैथी तो अजाब है। वह बोला, शैतान सिर्फ तो लोगों ने इसे अजाब बना दिया है। अगर हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, हमारी नीयत अच्छी और मोहब्बत सच्ची है, तो खुदा हमें इस मुसीबत से ज़रूर निकालेगा। उनकी बातों के दौरान एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। उसमें 2 मुसल्लह आदमी बैठे हुए थे। वार्नर को लिफ्ट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आधी रात को एक हसीन लड़की देखकर उन्होंने खुद ही गाड़ी रोक दी। फिर दोनों बाहर आए। एक ने पूछा, कौन हो तुम लोग? दूसरे ने कहा, यार तू गधा है, ये कौन है? कोई भी है, हमें क्या लेना, बस ये हसीना काफ़ी है। उसने हमायला का हाथ पकड़कर खींचा। वार्नर ने उसके दिमाग में जल्जला पैदा कर दिया, फिर दूसरे को भी यही सजा दी। जब उसने उन दोनों पर इस सजा को दोहराया तो वो बेहोश हो गए। मैं खामोश तमाशाई बनकर रहा। अगर उनकी मदद करता तो मरीना वापस आकर उनके दिमाग से मालूम कर लेती कि किसी ने उनकी मदद की है। वह दोनों उस गाड़ी में बैठकर शहर की तरफ जाने लगे। मरीना ने वापस आकर वार्नर के ख्यालात पढ़े, फिर कहा, तुमने गाड़ी वालों को बेहोश किया और उन्हें जिंदा छोड़कर चले आए। ये सुबह तक तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएंगे। वार्नर ने कहा, मैं ख्वामखा किसी की जान नहीं ले सकता। ऐसे नेक फरिश्ते बनकर होगे तो दुश्मन तुम्हें जल्दी जहन्नुम में पहुंचा देंगे। हमायला सोच के जरिए होने वाली बातें नहीं सुन रही थी। वो सोच रही थी, फिर रोने लगी। वार्नर ने पूछा, क्या हुआ? आज इस बदमाश ने मेरा हाथ पकड़ लिया, ये कितने शर्म की बात है। मरीना ने उसके दिमाग में आकर नागवारी से पूछा, क्या तुम्हारा हाथ बहुत पाकीज़ा है, कोई दूसरा छू नहीं सकता?
फिर वो वार्नर से बोली, तुमने पिछली सदी की किसी औरत से शादी कर ली है, ये तुम्हारे साथ अमेरिका में कैसे रहेगी? कोई इसे आगोश में लेगा तो घबरा कर मर जाएगी। यूरोप और अमेरिका में कोई जबरन किसी औरत को हासिल नहीं करता, ऐसे बदमाश दुनिया के तमाम मुल्कों में होते हैं, और मैं अपनी हमायला के करीब आने वालों को सजा देना चाहता हूँ। उसने शहर में पहुंचकर एक जगह गाड़ी छोड़ दी। हमायला के साथ पैदल चलता हुआ मुख्तलिफ रास्तों और गलियों से गुजरता हुआ एक होटल में पहुंचा। काउंटर पर अपना और हमायला का नाम लिखवाया। लबनान की खाना जंगी के बायस मुसलमान वहां से फरार होकर सरहद पार करके तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में पनाह लेते थे। इन पनाह लेने वालों के मुतालिक ज्यादा इंक्वायरी नहीं होती थी। हमायला और वार्नर से भी ज्यादा सवालात नहीं किए गए। उन्हें रात गुजारने के लिए कमरा मिल गया। रात गुजारना भी एक मसला था। हमायला ने कमरे में आकर कहा, ये एक कमरा है और वो भला हम एक दूसरे के साथ सुबह करने नहीं देगी। वो बोला, मैं 2 कमरे हासिल करता हूं तो होटल वालों को शुबा होता है कि तुम मेरी बीवी नहीं हो। फिर रास्ते में बदमाशों से पाला पड़ चुका है। एक हसीन लड़की तनहा कमरे में रहे तो दूर तक बदमाशों को उसकी खुशबू मिल जाती है। मरीना ने कहा, तुम दोनों इसी कमरे में रहोगे लेकिन अलग अलग नींद पूरी करोगे। ठीक है, मैं सोफे पर जा रहा हूं। हमायला ने कहा, नहीं, तुम बिस्तर पर आराम से नींद पूरी करो, मैं सोफा पर रात गुजार लूंगी। मरीना ने कहा, तुम दोनों बिस्तर पर लेट जाओ, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तुम्हें सुलाकर दूसरे काम के लिए जाऊंगी। वह दोनों बिस्तर पर लेट गए। मरीना ने कहा, सुबह तक गहरी नींद में रहोगे तो किसी को कुर्बत की आंच और जवानी के जज्बे नहीं सताएंगे, आंखें बंद कर लो। दोनों ने एक दूसरे को हसरत से देखा, फिर आंखें बंद कर ली। मरीना ने टेलीपैथी के जरिए पहले हमायला को सुलाया। वार्नर अपने दिमाग को हिदायत देकर सोने का आदी था, मगर आज उसका मामूल था, वो अपनी मर्जी से सो सकता था न जाग सकता था। मरीना ने उसके दिमाग में आकर हुक्म दिया कि वह गहरी नींद सो जाएगा और सुबह 6 बजे से पहले बेदार नहीं होगा। वह हुक्म का बंदा था, जल्दी सो गया। मैं मरीना के ख्यालात पढ़ रहा था। उसने सोचा था वो फिर आधे घंटे के बाद दोनों के अंदर आएगी और खामोशी से मालूम करेगी कि कोई दुश्मन इनके दिमागों में छुपा हुआ तो नहीं है। अगर कोई छुप कर उन पर अमल करना चाहेगा तो ये उसका तोड़ करेगी। वह दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर होकर बिस्तर पर लेट गई। सुबह से ख्याल ख्वानी करते करते थक गई थी और अभी शायद दूसरे मामलात में सुबह तक मसरूफ रहना था। वह जरा कमर सीधी करने के लिए लेटी थी। मैंने उसे उठने नहीं दिया। उसके दिमाग को थपकने लगा। उसकी सोच में कहा, 5 मिनट के लिए आंखें बंद कर लूंगी तो जरा थकन उतर जाएगी। उसने आंखें बंद कर ली। उसे यकीन था जब तक दिमाग को हदायत नहीं देगी नींद नहीं आएगी, लेकिन दिमाग तो महकूम था। उसने मेरे हुक्म के मुताबिक सुला दिया। वो गहरी नींद में डूब गई। मैं उसकी तरफ से मुतमईन होकर वार्नर के दिमाग में आया। मरीना की आवाज़ और लहजे में कहा, मैं तुम पर दोबारा तनवीमी अमल कर रही हूं, तुम मेरे मामूल बन जाओ। मैं उस पर अमल करने लगा। वह जल्द ही ट्रांस में आ गया। मैंने कहा, मैंने आज से पहले जो तनवीमी अमल तुम पर किया था उस अमल से तुम्हें आज़ाद कर रही हूँ। आइंदा तुम मेरे मामूल और ताबेदार नहीं रहोगे। क्या तुम इस अमल से खुश हो? वो बोला, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि तुम्हारा दिमाग मेरी सोच की लहरों को महसूस करेगा और तुम सांस रोक लिया करोगे। मुझे कभी अपने दिमाग में नहीं आने दोगे। मैं कभी तुम्हें अपने दिमाग में नहीं आने दूंगा। तुम 3 घंटे तक तनवीमी नींद पूरी करोगे। फिर यहाँ से हमायला को लेकर फ्रांसीसी सफ़ीर की कोठी में जाओगे। वहाँ से तुम दोनों को पेरिस पहुँचाया जाएगा। उसने मेरे हुक्म की तामील का वादा किया। मैंने कहा, तुम पेरिस में हमायला के साथ आज़ादी से रहोगे। तुम पर कोई मुसीबत आए या तुम वो शहर छोड़ने पर मजबूर हो जाओ और कोई मसला तुम्हारे लिए दर्द सर बन जाए तो तुम फरहाद अली तैमूर से रब्ता करोगे। और रब्ता के लिए ये कोड वर्ड्स हैं, हमें आज़ादी से जीना है, हमें आज़ादी से मरना है। मैंने उसकी आइंदा ज़िंदगी के मुतल्लिक अहम बातें उसके दिमाग में नक्श कराईं। फिर उसे 3 घंटे तक तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद हमायला के पास आया। उसके दिमाग में भी ये बात नक्श कराई कि वो किसी की भी सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लिया करेगी। दिमाग में आने वाले को बाहर निकालने के बाद सांस लिया करेगी। उसका दिल और दिमाग 3 मिनट तक सांस रोकने का आदी रहेगा। मैंने उसके दिमाग में ज़रूरी हदायत नक्श करने के बाद उसे भी सोने के लिए छोड़ दिया। वह 2 घंटे बाद बेदार होकर वार्नर के साथ उस होटल से जाने वाली थी। दूसरी सुबह मरीना उन दोनों के दिमागों में बार बार आकर नाकाम वापस जाने वाली थी। अब ये मालूम करना मुहाल होता कि वो दोनों कहाँ हैं और किस तरीका से आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आदमी हमेशा से आदमी को अपने मुफाद के लिए गुलाम बनाता आया है। अगर गुलाम ना बना सके तो दूसरे को किसी तरह खुद से कमतर बनाकर रखता है। मरीना भी दूसरे टेलीपैथी जाने वालों के साथ यही सलूक करती आई थी। मैं भी वार्नर के साथ यही कर सकता था। उसे बड़ी आसानी से अपना गुलाम बना सकता था। सवाल पैदा होता है, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? हम किसी को अच्छे अमल का सिला नहीं देते। खुदा हमारे जरिए नेक आमिल को सिला देता है। वार्नर ने सच्चाई से हमायला से मोहब्बत की और दिल से इस्लाम कबूल किया। मैं खुश होकर उसे बेइंतहा दौलत दे सकता था, उसे हुकूमत फ्रांस में बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचा सकता था, लेकिन मैंने उसे ऐसी दौलत दी जो उसके मुकद्दर में नहीं थी। मैंने इस्लाम कबूल करने की खुशी में आज़ादी का तोहफा दिया था। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। इस्लाम में हुक्म है कि अखलाकी और तहजीबी पाबंदियों में रहकर आज़ादी से जिंदा रहो। अभी 1 मिनट पहले सिरगई आंद्रोफ और अफेल्पा बिल्कुल नॉर्मल थी। खाने की मेज़ पर लजीज खानों का मज़ा चख रही थी। अचानक पता चला कि एक नई मुसीबत मज़ा चखा रही है। वो कमज़ोरी महसूस कर रही थी। ये समझने में देर नहीं लगी कि खाने पीने की किसी चीज़ में
एसाबी कमजोरी की दवा मिलाई गई है और यह भी समझने में वक्त नहीं लगा कि मास्कमैन और दूसरे अकाबरीन उसे यूं कमजोर बनाकर उस पर तनवीमी अमल कराना चाहते हैं, उसके अंदर की छुपी हुई बातें निकालना चाहते हैं। वह कुर्सी से उठ गई, खाने की मेज का सहारा लेकर आगे बढ़ी। वहां हुकूमत के जितने भी आला ओहदेदार और अहम अफसरान थे, उनकी रिहाइशगाहों में खुफिया माइक और टीवी कैमरे नस्ब थे। इन कैमरों के जरिए इंटेलिजेंस के जासूस एक खुफिया हॉल में बैठे टीवी स्क्रीन पर वहां रहने वालों की हरकत व सकनात देखते थे और उनकी बातें सुनते थे। अगरचे यह तरीका काबिल एतराज है, लेकिन हुकूमत के अहम अफराद को दुश्मनों से खतरा लाहिक रहता है। कोई भी आने वाला दुश्मन इन रिहाइशगाहों में खुद को छुपा नहीं सकता, उसकी शनाख्त और गिरफ्तारी लाजमी हो जाती है। सिरगई अल्पा की रिहाइशगाह के हर कमरे और कॉरिडोर वगैरह में ऐसे ही खुफिया माइक और कैमरे थे। सिर्फ टॉयलेट ऐसी जगह थी जहां कैमरे और माइक खिलाफ तहजीब थे। वो कमजोरी को बर्दाश्त करती हुई डगमगाती हुई टॉयलेट में आ गई। वहां एक वॉल अलमारी में कुछ जरूरी दवाएं थीं। उनमें कमजोरी का तोड़ करने और तवानाई बहाल करने वाले कैप्सूल थे। उसने 2 कैप्सूल निकलकर पानी पिया, फिर लड़खड़ाती हुई कमरे में आकर बिस्तर पर गिर पड़ी। अभी कमजोरी थी, मगर कमजोरी से लड़ने का हौसला पैदा हो गया था। पिछले दिनों उसने एक डॉक्टर के दिमाग में रहकर सुना था कि मास्कमैन, आला फौजी अफसरान और इंटेलिजेंस का चीफ उस पर शुबा कर रहे हैं। उन्हें यह तशवीश थी कि सिरगई अल्पा किसी जवान मर्द में दिलचस्पी क्यों नहीं लेती, किसी से शादी क्यों नहीं करती। किसी ने कह दिया कि वो पारस के जहर की आदी हो गई है। अगरचे ब्रेन ऑपरेशन के बाद पिछली जिंदगी भूल चुकी है, उसे पारस भी याद नहीं रहा है, लेकिन उसके साथ जहरीली तन्हाइयां जो गुजर चुकी हैं वो दिमाग में ऐसी ही रह गई हैं जैसे ऑपरेशन के बाद टेलीपैथिक इल्म बाकी रह गया है। सिरगई अल्पा उसी दिन समझ गई कि उसका मेंटल चेकअप होगा या किसी और तरीके से दिमाग के अंदर छुपी हुई बातें मालूम की जाएंगी। अब वो वक्त आ गया था। उसे जिस्मानी और दिमागी कमजोरियों में मुब्तला किया गया था ताकि तनवीमी अमल के जरिए उसके दिमाग की गहराइयों में छुपे हुए पारस के जहर को दरियाफ्त किया जाए। वह बिस्तर पर चारों शाने चित पड़ी हुई थी। कमरे का दरवाजा आहिस्तगी से खुला। एक दुबला पतला लंबे कद का शख्स नजर आया। वह सफेद लिबास में मलिकुल मौत लग रहा था, जैसे सिरगई की रूह कब्ज करने आया हो। वह आहिस्ता आहिस्ता चलते हुआ बिस्तर के करीब आ गया। सिरगई अल्पा उसे बेबसी से देख रही थी। वह झुककर उसके शाने को थपक कर बोला, इजी बेबी इजी, तुम्हें मेरी जात से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अपने जिस्म को ढीला छोड़ दो, आराम से लेटी रहो और मेरी आंखों में देखती रहो। उसने देखा, आमिल की बड़ी बड़ी सुरख आंखों में मकनातीसी कशिश थी। कोई और होता तो इन आंखों में देखते ही सैरज़दा हो जाता, लेकिन सिरगई अल्पा की दिमागी तवानाई बहाल हो चुकी थी। वो खामोशी से अपने दिमाग को हदायत दे रही थी कि दिमाग आमिल से मुतासिर नहीं होगा। वो अपनी भारी भरकम आवाज में बोल रहा था। आवाज में ऐसी गूंज और धीमी धीमी सी गरज थी कि सीधी दिल में उतर जाती थी। सिरगई अल्पा उसे देख रही थी और यूं निढाल हो रही थी जैसे उसके सामने दिल, दिमाग और अपने तमाम हौसले हारती जा रही हो। वो कह रहा था, तुम्हारी आंखें बंद हो रही हैं, तुम खुली आंखों से देखोगी, बंद आंखों के पीछे तुम्हारे दिमाग में मेरा चेहरा रहेगा। तुम्हारे कान दुनिया की कोई आवाज नहीं सुनेंगे। तुम सिर्फ मेरे अहकामात सुनोगी, उन्हें जहन में नक्श करोगी और मेरे सवालों के सही जवाब दोगी। सिरगई अल्पा ने एक मामूला की हैसियत से वादा किया कि वो तमाम अहकामात की तामील करती रहेगी। उसकी आंखें बंद हो गई थी, सिर्फ कान खुले थे। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली, सिरगई आंद्रोफ। उसने हुक्म दिया, नहीं, तुम्हारा नाम अल्पा बेकर है। वो बोली, मेरा नाम अल्पा बेकर है। नहीं, तुम्हारा कोई नाम नहीं है, तुम गुमनाम हो। मैं गुमनाम हूं। क्या तुम मेरे सवालों के सही जवाब दोगी? मैं तुम्हारे सवालों के सही जवाब दूंगी। क्या तुम पारस को जानती हो? एक पारस को जानती हूं जो फरहाद अली तैमूर का बेटा है। तुम उसे कैसे जानती हो? यहां मुझे फरहाद और उसकी फैमिली के तमाम मेंबरान के रिकॉर्ड्स पढ़ने के लिए दिए गए। मैंने ऑडियो के जरिए उनकी आवाज़ें सुनी और वीडियो के जरिए उन्हें चलते फिरते एक्शन में देखा। उन्हीं में वो पारस भी नजर आता रहा। तुम पारस में कोई गैर मामूली कशिश महसूस करती हो? मैं ज़ाती तौर पर कोई कशिश महसूस नहीं करती हूँ। उसके रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि जहरीलेपन के बायस औरतों के लिए गैर मामूली हो गया है, लेकिन स्क्रीन पर देखकर मुझे उसमें कोई खास बात नजर नहीं आई। तुम जवान हो, कोई जवान मर्द तुम्हें मुतासिर करता होगा। अब तक किसी ने मुतासिर नहीं किया है। आइंदा की बात मैं नहीं कह सकती। क्या तुम अपनी पिछली जिंदगी के मुताल्लिक सोचती हो? हाँ, अक्सर सोचती हूँ। पता नहीं माजी में कैसी जिंदगी गुजारी है। मुझे बताया गया है कि मैं यतीम लड़की हूँ। मुझे सरकारी हॉस्टल में रखकर तालीम और तरबियत दी गई। इसका मतलब है मेरा अपना कोई नहीं था। मोहब्बत का कोई रिश्ता ना पहले था और ना अब है। यह सोचकर बहुत दुख होता है। तुम्हें नई जिंदगी मिली है, नई मोहब्बत करो, किसी को दिल दो, किसी से दिल लो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मैं कितने ही नौजवान और काबिल मर्दों से मिलती रही हूँ और सभी की कदर करती हूँ, लेकिन किसी पर दिल नहीं आता। ये बताओ तुम्हें किन खूबियों का हामिल नौजवान पसंद आएगा? वामिल घुमा फिराकर सिरगई के अंदर से वो बात निकालना चाहता था जिसे मास्कमैन और दूसरे काबरीन सुनने के लिए बेताब थे। उनके दिमागों में ये बात फंसी हुई थी कि सिरगई के लाशऊर में पारस की जहरीली कशिश छुपी रह गई है और वो कशिश उसे किसी दूसरे जवान की तरफ माइल नहीं होने देती। सिरगई भी हर तरह के सवाल से निपटने के लिए दिमागी तौर पर पूरी तरह हाजिर थी। अगर आमिल से सैरज़दा होती तो शायद उसके अंदर से छुपा हुआ पारस निकल आता और खुद उसे खबर न होती।
उसने होशो हवास में रहकर जवाब दिया, पहले तो मैं दुनिया में इतना नाम पैदा करना चाहती हूँ कि मेरे सामने फिर किसी का चिराग ना जले। जिसके चिराग की लौ मुझसे ऊंची होगी मैं उसे जीवन साथी के लिए पसंद करूंगी। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा नाम पैदा करने के लिए एक उम्र चाहिए। तुम्हारी शादी की उम्र गुजर जाएगी। गुजर जाए तो अच्छा है। मैं शादी के हवाले से एक भयानक ख्वाब देखती हूँ। बेदार होने के बाद सोचती हूँ अच्छा है शादी का मामला इसी बहाने टलता रहे। तुम क्या ख्वाब देखती हो? जब चांद की पूरी तारीख होती है आसमान पर, 14वीं का चांद होता है, तो शायर उसमें ख्याली महबूबा की सूरत देखती हैं और शायरी करती हैं। ऐसी रातों में आशिक दिल हारती हैं, मैं हौसला हार जाती हूँ। उस रात ख्वाब में देखती हूँ कि कोई मेरा जीवन साथी है, वो मुझे दुल्हन बनाकर कबूल करने के लिए करीब आता है। अचानक खून की बारिश होती है, फिर वो मेरे सामने मुर्दा नजर आता है। ऐसा ख्वाब तुमने एक बार देखा होगा? नहीं, कई बार देखा और चांद की 14 तारीख को देखा है। यही तो परेशानी की बात है कि बिल्कुल वही ख्वाब बार बार क्यों आता है। तुम्हारी पिछली जिंदगी में कोई ऐसा वाकया गुजरा होगा या तुमने कोई डरावनी फिल्म देखी होगी जिसने तुम्हें बुरी तरह मुतासिर किया है। ऐसा वाकया जिससे दिमाग मुतासिर होता है वो ख्वाब बनकर खुद को आदमी के अंदर दोहराता है। मैं हुक्म देता हूं कि उस ख्वाब को और ऐसे वाक्य को भूल जाओ। मैं भूल जाऊंगी। सोने से पहले दिमाग को हदायत दोगी कि तुम्हारे अंदर कोई नागवार ख्वाब पैदा ना हो। मैं सोने से पहले दिमाग को हदायत दूंगी कि मुझे नागवार ख्वाब ना आए। मैं हुक्म देता हूं कि तुम मॉस्को ही में किसी शख्स से मोहब्बत करोगी और उससे शादी करोगी। 24 घंटे के अंदर किसी का इंतखाब और अगले 24 घंटों के अंदर शादी करोगी। उसने वादा किया कि वो 48 घंटों के अंदर किसी शख्स का इंतखाब करके शादी करेगी। उसने हुक्म दिया तुम तन्वीम नींद से बेदार होने के बाद भूल जाओगी कि कोई तुम्हारे कमरे में आया था और उसने तुम पर अमल किया था, लेकिन इस अमल के असर में रहोगी और हमेशा मेरी मामूला और ताबेदार बनकर रहा करोगी। उसने आंखें बंद कर ली। आमिल ने समझा वो हुक्म की तामील करती हुई सो गई है। वो दबे कदमों वहां से चला गया, दरवाजे को बंद कर दिया। सिरगई अल्पा ने फिर भी आंखें बंद रखीं। बज़ाहिर कोई उसके फ्रॉड को देखने समझने वाला नहीं था, लेकिन कमरे में खुफिया कैमरे की आंखों से देख रही थी और मास्क मैन वगैरह को दिखा रही थी। इसलिए वो 2 घंटे तक तन्वीमी नींद जाहिर करने का इरादा कर चुकी थी। एक खुफिया इजलास में मास्क मैन, आला हुकाम, फौजी अफसरान, 2 डॉक्टर और जहनी पेचीदगियों को समझने वाले माहिरीन बैठे थे और एक स्क्रीन पर सिरगई अल्पा को देख रहे थे। उस पर तन्वीमी अमल हो चुका था और वो अब तन्वीमी नींद में डूब गई थी। मास्क मैन ने एक मातियत अफसर से कहा टीवी बंद कर दो। टीवी को ऑफ कर दिया गया। एक आला फौजी अफसर ने डॉक्टरों और माहिरीन से कहा आप लोगों ने देखा और सुना है कि सिरगई मामूला बनने के बाद आमिल के सवालों का क्या जवाब दे रही थी। एक डॉक्टर ने कहा उसने जो जवाब दिया उसकी रोशनी में ये मालूम करना जरूरी है कि पिछली जिंदगी में ऐसा कौन सा वाकया पेश आया है कि वो आज ख्वाब की सूरत में याद रह गया। एक माहिर ने कहा किसी के दिमाग में छुपी हुई बातों को मालूम करने के 2 ही रास्ते हैं, एक टेलीपैथी और दूसरा तन्वीमी अमल। अभी एक अमल ने जिस हद तक हमें बताया है उससे ज्यादा मालूम करना मुमकिन नहीं है। दूसरे माहिर ने कहा इस अमल से एक फायदा हुआ, आमिल ने उसके दिमाग से वो ख्वाब मिटा दिया है, वो जल्द ही किसी को जीवन साथी बना लेगी। मास्क मैन ने कहा एक बात फिर भी खटकती है, सिरगई के ब्रेन ऑपरेशन में कुछ खामियां रह गई हैं। एक सोचने और समझने का नुक्ता है। जब एक वाकया उसके दिमाग में ख्वाब बनकर रह गया तो पारस भी ख्वाब ख्याल की सूरत में कभी उसके अंदर से उभर सकता है। माहिरीन ने तायद में सर हिलाया। मास्क मैन ने कहा ऑपरेशन की खामियों से यह अंदेशा भी है कि उसे कभी हादसाती तौर पर पिछली जिंदगी भी याद आ सकती है। आला फौजी अफसर ने कहा मुश्किल यह है कि उसका ब्रेन ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर मर चुका है, वरना हमें उससे खामियों और कोताहियों का इल्म होता। डॉक्टर ने कहा और ये ब्रेन ऑपरेशन बच्चों का खेल नहीं है। पहले ऑपरेशन की खामियों को दूर करने के लिए दूसरा ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। आला अफसर ने कहा हम उसे सख्त निगरानी में रखेंगे। जब दूसरा टेलीपैथी जाने वाला इवान रास का ऑपरेशन के बाद हमारा वफादार बन जाएगा तो वो चुपचाप सिरगई के दिमाग में जाता रहेगा और अंदर से उसकी तब्दीलियों को समझता रहेगा। हमें उसके हर बदलते हुए मजाज और इरादे से आगाह करता रहेगा। सिरगई अल्पा अपने कमरे में आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटी हुई थी और ख्याल ख्वानी के जरिए एक डॉक्टर के दिमाग में पहुंची हुई थी। वैसे ही इजलासों में अपने बड़ों की बेतमादी मालूम करने के लिए किसी डॉक्टर या किसी मातियत अफसर के दिमाग में छुपकर रहती थी। कुछ अरसे से ऐसे इजलास में अपने काबरीन की बातें सुनकर उसके ख्यालात बदल रहे थे। वो उन्हें आला ओहदेदारान और सीनियर अफसरान मानकर उनकी बड़ी इज्जत करती थी। आज ये साबित हो गया कि वो उसे पाबंद बनाने के लिए तन्वीमी अमल की जंजीरों में जकड़ कर रखना चाहती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो जिस टेलीपैथी जानने वाली इवान रास्का को पकड़ कर लाई थी उस नए आने वाले को उसके दिमाग में घुसाकर उसके जाती मामलात की जासूसी कराना चाहते थे। औरत अपने चोर ख्यालात और जज्बात अपने चाहने वाले से भी छुपाती है। सिरगई अल्पा ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए चुपचाप बागी होती जा रही थी। भाग्याना तब्दीलियों के दौरान ये बात चुभती थी कि उसके काबरीन उस पर भरोसा नहीं करते। उन्हें यह धड़का लगा रहता है कि दुश्मन उसे बहका कर उनसे छीन कर ले जाएंगे, और बहकाने वाली एक ही दुश्मन का नाम ज्यादा आता था और वो नाम पारस का था। उन्होंने अपने शकुक व शुबहात से यह साबित कर दिया था कि पारस ने उसकी पिछली जिंदगी में कोई बहुत अहम रोल अदा किया है। वो अपनी हमाकतों से इस नौजवान को एक खुद फरामोश लड़की के जहन में नक्श कर रहे थे। वो रह रहकर सोचती थी
क्या पारस को मेरी जिंदगी से दूर करने के लिए मेरी पिछली जिंदगी भुलाई गई है? उसे बताया गया था कि कार के एक हादसे में उसे दिमागी चोट लगी थी, उसका ऑपरेशन करना पड़ा था। ऑपरेशन के बाद वो बच गई, लेकिन पिछली जिंदगी उसके दिमाग से गुम हो गई और अब वो यकीन से कह सकती थी कि उसकी याददाश्त गुम नहीं हुई बल्कि गुम कर दी गई। इसकी एक मिसाल सामने थी। टेलीपैथी जानने वाली ईमान रास्का का भी ब्रेन ऑपरेशन किया जाने वाला था, जबकि ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। वह बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन यहाँ के हुक्काम और काबरीन उसे अपना वफादार बनाए रखने के लिए उसका ब्रेन ऑपरेशन करने वाले थे। पिछली जिंदगी भुलाकर उसे अपना गुलाम और वफादार बनाने वाले थे। सिरगई अल्पा को यकीन हो गया, बिल्कुल यही उसके साथ हो चुका है। वो एक सरकारी क्लब था जहां आला हुक्काम और निहायत अहम ओहदेदारान तफरी के लिए कुछ वक्त गुजारने आते थे। किसी छोटे ओहदेदार को या बड़ी से बड़ी गैर सरकारी शख्सियत को क्लब में कदम रखने की इजाज़त नहीं थी। उस रात सिरगई अल्पा वहां आई। एक आला अफसर ने उसे हैरानी से देखकर पूछा, तुम और यहाँ? तुम तो बड़ी खुश्क मिजाज हो, किसी तफरी या खेल में हिस्सा नहीं लेती हो, किसी से दोस्ती नहीं करती हो, फिर यहाँ क्या करोगी? वो बोली, यहाँ आई हूं तो दोस्ती भी कर लूंगी। दूसरे अफसर ने पूछा, क्या वाकई दोस्ती करोगी? वाकई इसी इरादे से आई हूं। उसके बाद जहां जहां तक पहुंची वहां तक लोगों ने खुश होकर तालियां बजाईं। क्लब के हर बड़े आदमी को मालूम होता गया कि वो अपनी जिंदगी का एक हीरो पसंद करने आई है, और वो खास ओहदेदारान जो उस पर होने वाले तनवीमी अमल के मुतल्लिक जानते थे, ये देखकर मुतमईन हो रहे थे कि आमिल ने बड़ा कामयाब अमल किया है। अब वो इस अमल के ज़रिए असर रहकर 48 घंटों के अंदर किसी से शादी करने के लिए बेचैन हो गई है। उस क्लब में नौजवान अफसर 2-4 ही थे, बाकी सब 40 बरस से ऊपर के थे। इन अधेड़ उम्र के ओहदेदारों ने आईना देखना, कंघी करना और अपने सफ़ेद बालों को किसी हद तक छुपाने की कोशिशें शुरू कर दी थीं। एक अजीब तमाशा शुरू हो गया था। हर एक की ख्वाहिश थी कि वो सिरगई की आंखों में समा जाए और दिल में उतर जाए, क्योंकि दिल में जगह बनाने का ज़्यादा वक्त नहीं था। वो मोहब्बत और शादी फ़ौरन ही करना चाहती थी। वो उलझन में पड़ गई। आला ओहदेदार उसे डांस करने की पेशकश कर रहे थे, कोई कॉफ़ी पिलाना चाहता था, कोई खाने की मेज़ पर बुला रहा था। जिनकी शादियां हो चुकी थी और बच्चे जवान हो रहे थे वो भी चांस ले रहे थे। वो टेलीपैथी जानने वाली अलादीन का तिलिस्मी चिराग थी, जिसके हाथ आ जाती उसे अपनी ज़ात में सुपर पावर बना देती। वहां मैदान जंग के निहायत तजुर्बाकार फौजी थे और सियासत की बिसात पर शातिराना चालने चलने वाले हुक्मरान थे। फौजी अफसरान को कारनामे अंजाम देने पर बड़े बड़े एजाज़ात और इनामात हासिल होते थे। सियासतदानों को कामयाबी नसीब हो तो इक़्तिदार हासिल होता था, लेकिन इन सबसे बड़ा एजाज़ और इनाम सिरगई को हासिल था। जो उसे हासिल कर लेता, दुनिया के सारे इनाम इकराम और तमाम इज्जत और शोहरत उसका मुकद्दर बन जाती। उसने सोचा था शादी कोई मसला नहीं है, किसी को भी पकड़ेगी और उससे शादी करके साबित कर देगी कि तनवीमी अमल के मुताबिक वो अपने आमिल के अहकामात पर अमल करती जा रही है। लेकिन यह मसला गंभीर होता जा रहा था। वो एक अनार थी और 100 बीमार थे। हर बड़ा ओहदेदार उसे अलग ले जाता और समझाता, खूब सोच समझ कर इंतखाब करो। तुम बेशक ज़हीन हो मगर अभी कम सिन हो। तुम्हारी ज़िंदगी में किसी नौजवान को नहीं, खासी उम्र वाले शख्स को आना चाहिए, ताकि वो तुम्हें ज़माने की ऊंच नीच से आगाह करता रहे, तुम्हें फूल की तरह रखे और तुम्हारे मजाज से हम आहंग होता रहे। और तुम तो मुझे जानती हो, ये तमाम खूबियाँ मुझ में हैं। एक आला हाकिम ने उसे कहा, मैंने सियासत की दुनिया में बेमिसाल कामयाबियाँ हासिल की हैं। कोई मेरे मुकाबले का सियासतदान नहीं है। मुझे हर हुकूमत में किसी न किसी इलाके का हाकिम बनाया जाता है। अगर तुम मेरी शरीक हयात बन जाओ तो हम इस मुल्क में सारी ज़िंदगी हुकूमत करते रहेंगे। एक और ओहदेदार ने उसे एक तरफ ले जाकर कहा, मुझे इक़्तिदार और बर्तरी की ख्वाहिश नहीं है। मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था तब से दिल ही दिल में मैं तुमसे मोहब्बत कर रहा हूँ। मेरी मोहब्बत बढ़ते बढ़ते इबादत बन गई है। मुझे तुम्हारी टेलीपैथी से नहीं, तुम्हारी ज़ात से लगाव है। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। वो एक एक के मशवरे सुन रही थी, बज़ाहिर मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर उलझ गई थी। वहाँ इतने बड़े लोग थे कि किसी एक को पसंद करके बाकी तमाम को नाराज़ नहीं कर सकती थी। अगर किसी मेजर को पसंद करती तो उससे ऊंचे अफसर कर्नल की इंसल्ट होती। इस तरह किसी एक हाकिम का इंतखाब करती तो दूसरे हुक्काम अपनी तौहीन महसूस करते, और वो किसी को किसी से कमतर बनाने का इल्ज़ाम नहीं देना चाहती थी। आखिर उसने स्टेज पर आकर अपने हाथ में एक माइक लिया, फिर मुस्कुराते हुए बोली, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं आपसे कुछ अर्ज़ करना चाहती हूँ। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। जिनके साथ बीवियाँ और महबूबाएँ थीं वो धड़कते दिल से यह सुनना चाहती थी कि सिरगई ने उनके शौहर या महबूब को पसंद नहीं किया है। वो बोली, मुझे खुशी है कि आप सब मेरी शादी के मामले में बढ़ चढ़ कर दिलचस्पी ले रहे हैं। आपने इस सिलसिले में निहायत मुफीद मशवरे दिए हैं, खुसूसन ये समझाया कि मुझे खूब सोच समझ कर जीवन साथी का इंतखाब करना चाहिए। एक ने कहा, इसका मतलब है अभी सोचोगी, आज किसी का इंतखाब नहीं करोगी? अभी इसी वक्त इंतखाब होगा और 24 घंटों के अंदर शादी करूंगी। सब लोग तालियां बजाने लगे। एक ने सवाल किया, तुम शादी के नाम से कतराने लगी थी, अचानक ये तब्दीली कैसी है कि चट मंगनी और पट ब्याह के लिए राजी हो गई हो? पता नहीं मुझे क्या हो गया, आज सुबह से शादी के लिए बेचैन हो रही हूँ। ऐसा लगता है अगर मैं कल शाम तक शादी नहीं करूंगी तो कंवारी मर जाऊंगी। कई लोगों ने इस खुशी में तालियां बजाईं कि आज ही खुशबख्ती का फैसला होगा।
फिर उन्हें हमाकत का एहसास हुआ कि वो सिरगई के कवानी मर जाने की बात पर तालियां बजा रहे हैं। एक ने कहा, शादी की ऐसी ही जल्दी है तो कोई भी चलेगा, प्लीज जल्दी बताओ वो कोई भी कौन है। वो बोली, मैं इसी कशमकश में हूं। आप सब मेरे लिए मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हैं। आप में से हर एक बेहतरीन जीवन साथी साबित हो सकता है। मैं आप में से किसी एक को पसंद करके बाकी को नापसंद नहीं करना चाहती। कई हजरात इसे ना का मसला बना लेंगे, कई हजरात अपनी तौहीन महसूस करेंगे। सब लोग तायद में सरगोशियां करने लगे कि यह दुरुस्त है, नाकाम होने वाले की इंसल्ट होगी। सिरगई मुश्किल में पड़ गई है। वो बोली, इस मसले का एक ही हल है कि आप सब मिलकर मेरे लिए जीवन साथी का इंतखाब करें। सबने उसे सवाली नजरों से देखा। एक ने पूछा, हम किस तरह इंतखाब करें? सीधी सी बात है, आप यहाँ अपने अपने नाम की पर्चियां डालें और मेरे नाम की लॉटरी निकालें। जिसकी पर्ची मेरे नाम के साथ निकलेगी वही मेरा जीवन साथी होगा। चंद सेकंड के लिए बिल्कुल खामोशी छा गई। फिर वे एक दूसरे से कुछ ना कुछ कहने लगे। हर शख्स को खुशफहमी थी कि सिरगई उसे पसंद करेगी। लॉटरी का मामला मशकूक था। तकदीर हर एक से दोस्ती नहीं कर सकती थी। इसके बरक्स शादीशुदा हजरात को और बूढ़ों को यकीन नहीं था कि सिरगई उन्हें जीवन साथी बनाएगी, लेकिन लॉटरी के जरिए उन्हें उम्मीद थी कि सिरगई का नाम उसकी पर्ची के साथ निकल सकता है। कुछ हमायत करने लगे, कुछ एतराज करने लगे। वो बोली, मैं वाज़ेह अल्फाज में कहती हूँ कि एक को पसंद करके दूसरे का दिल नहीं तोड़ूंगी। मेरा और आपका फैसला तकदीर करेगी। कोई मुझसे फैसले की तवक्को ना करे। अगर आप राजी नहीं होंगे तो मैं यहाँ की ऊंची शख्सियत के दरमियान से निकलकर रास्ता चलते हुए किसी शख्स को पकड़कर शादी कर लूंगी। कोई ये नहीं चाहता था कि वो यहाँ से बाहर जाकर किसी और को पसंद करे, लिहाजा वो लॉटरी सिस्टम के लिए राजी हो गई। इसके लिए इंतजामात होने लगे। बड़ी गहमा गहमी थी। खुश्क जिंदगी गुजारने वाले हुक्मरानों और ओहदेदारों में एक नई जवानी की रौ दौड़ गई थी। एक बड़े बॉक्स में तमाम हजरात के नाम की पर्चियां लिखकर डाली जा रही थीं। दूसरे बॉक्स की पर्चियों पर सिफर लिखा जा रहा था। सिर्फ एक पर्ची पर सिरगई आंद्रोफ का नाम था। एक ने कहा, सिरगई के नाम की 3 पर्चियां डाली जाएं ताकि वो 3 आदमियों के नाम से निकले। पहला नाम जिस शख्स का होगा, हो सकता है वो अचानक नागुज़ीर वजूहात की बिना पर शादी ना कर सके, तो शादी का हकदार वो दूसरा शख्स होगा जिसका नाम दूसरी बार सिरगई के साथ आएगा। इसी तरह दूसरा भी किसी मजबूरी के बायस 24 घंटों के अंदर शादी ना कर सके तो तीसरा खुश नसीब शादी कर लेगा। ये बचकाना मशवरा था, लेकिन इस तरीक़ेकार से कोई एक खुश नसीब ना होता बल्कि मजीद 2 खुश नसीब की तार में खड़े रहते। ये मायूस होने वालों के लिए उम्मीद अफसा तरीका था, इसलिए सबने तायद की। सिरगई के नाम की 3 पर्चियां डालकर दोनों डिब्बों को खूब हिलाया गया। फिर क्लब के एक बूढ़े मुलाजिम को बुलाकर दोनों डिब्बों से एक एक पर्ची निकालते रहने की हदायत की। यह ऐसा मरहला था कि सभी के अंदर तजस्सुस भर गया था। बॉक्स में से जब भी एक पर्ची निकलती उस पर्ची का नाम क्लब का एक इंचार्ज बुलंद आवाज से पढ़ता था। दूसरी पर्ची सिफर की निकलती थी। सस्पेंस और बढ़ जाता था कि शायद अगली पर्ची सिरगई के नाम के साथ निकलेगी और वह पर्ची अपने नाम के साथ होगी। जिनके नामों के साथ सिफर निकल रहा था वो नागवारी से मुंह बनाकर बार में जा रहे थे और शराब से गम गलत कर रहे थे। लॉटरी का सिलसिला देर तक जारी रहा। 3 खुश नसीबों के नाम निकल आए। पहला खुश नसीब मुस्कुराता हुआ स्टेज पर सिरगई के पास आया। फिर हाथ में माइक लेकर बोला, आज मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हूँ। जैसा कि आप जानते हैं मैंने अभी तक शादी नहीं की थी, लिहाजा इस बात का चांस नहीं है कि मेरी कोई साबका बीवी आकर शादी से मना करेगी। मैं मिस सिरगई की ख्वाहिश के मुताबिक 24 घंटे गुजारने से पहले शादी कर लूंगा। वह मुस्कुरा कर बोली, हमारी शादी कल शाम 4 बजे कैथोलिक चर्च में होगी। मैं आप सबको शादी में शरीक होने की दावत देती हूँ। नाकाम रहने वालों ने बड़ी बेदिली से तालियां बजाईं और उसे शादी की पेश की मुबारकबाद दी। लॉटरी में दूसरा खुशनसीब मास्कमैन और तीसरा फौज का कर्नल था। वो दोनों बड़ी नागवारी से और सोचती हुई नजरों से पहले खुशनसीब को देख रहे थे। सोच यही हो सकती थी कि पहला खुशनसीब 24 घंटे के लिए ऐसा बीमार हो जाए कि बिस्तर से उठ ना सके या उसे मौत आ जाए। मास्कमैन की बद्दुआ उस एक खुशनसीब के लिए थी और कर्नल 2 खुशनसीबों की बीमारी या मौत का मुतमन्नी था। दूसरे दिन 4 बजे शादी हो गई। दुल्हा ने शानदार दावत का एहतमाम किया था। शराब का भी इंतजाम था। जो बड़े ओहदेदार योगा के माहिर थे वह हर तकरीब में शराब से परहेज करते थे जहां मास्कमैन और आला हुकाम होते थे। इस तकरीब में छोटे ओहदेदारों और अफसरों को आने की इजाज़त नहीं होती थी। खाने की दावत में एक सिरे से दूसरे सिरे तक बड़ी खामोशी थी। कोई किसी से ना बोल रहा था और ना ही पेट भर के खा रहा था। यूं लगता था सबके सब किसी की मैयत उठाने आए हों। वो सब ऐसे हारे हुए जवारी थे जो फिर से जीतने के लिए दोबारा बाजी शुरू नहीं कर सकते थे, लेकिन मुकद्दर मेहरबान हो तो दूसरी बाजी शुरू होते देर नहीं लगती। इस तकरीब में दुल्हा ने सिरगई से कहा, अभी तक हमारी तस्वीरें मेहमानों के साथ उतरती रही हैं। आओ एक तस्वीर मेरे बाजू में बनवा लो। कम ऑन फोटोग्राफर। वो तस्वीर के लिए सिरगई के करीब जाने लगा। उसी वक्त एक फौजी अफसर ने रिवॉल्वर निकालकर उसे शाने पर लेते हुए कहा, खबरदार सिरगई के करीब ना जाना, ये मेरी है। लॉटरी में मुझसे धोखा हुआ है, मैं किसी को सिरगई के करीब जाने नहीं दूंगा। ये कहते उसने फायर किया। गोली दुल्हा के सीने में लगी। वो उछलकर जमीन पर गिरा। पहले चंद लम्हों तक किसी की समझ में नहीं आया कि यह अचानक क्या हो गया। जब समझ में आया तो देर हो चुकी थी। उस भागने वाले कातिल को कर्नल ने गोली मार दी थी। ये सारा खेल टेलीपैथी का था।
सिरगई ने बहुत पहले उस फौजी अफसर को ताड़ लिया था कि उसके दिमाग में जगह मिल सकती है। फिर जब दुल्हन ने तस्वीर के बहाने सबके सामने दुल्हन के करीब आना चाहा तो दुल्हन ने फौजी अफसर के दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे गोली मार दी। फिर जानबूझकर इस कातिल अफसर को मास्कमैन और कर्नल के सामने से दौड़ते हुए वहां से फरार होने पर मजबूर किया। मास्कमैन कत्ल होने वाले दुल्हा की तरफ जा रहा था। कर्नल ने कातिल को पहले रुक जाने की वार्निंग दी, फिर एक सिक्योरिटी गार्ड की राइफल लेकर उसे गोली मार दी। सिरगई मास्कमैन और कर्नल के दिमागों में नहीं जा सकती थी, लेकिन कातिल को उनके सामने से फरार कराया। उसे यकीन था कि मास्कमैन या कर्नल अपने गार्ड्स को उसे गोली मारने का हुक्म देंगे। मास्कमैन ने ऐसा नहीं किया, लेकिन कर्नल से बेख्तियार यह हरकत सरजद हो गई। दुल्हा अपने ही खून में डूबा जमीन पर पड़ा हुआ था। सिरगई अल्पा ने मामूला बनकर जिस भयानक ख्वाब का जिक्र किया था उसकी ताबीर सबके सामने आ गई थी, और वो नई नवेली दुल्हन दोनों हाथों से मुंह छुपाकर बेवा के आंसू रो रही थी।